तो आज याद करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप की सारी जर्सीज पे, सारे वॉर्म गेम्स पे एंड मच मोर। ऑल्सो बात करेंगे अबाउट रियल मैड्रिड्स थंपिंग विक्ट्री ओवर जिरोना एंड लिवरपूल्स कंट्रोवर्शियल लॉस अगेंस्ट टॉटनहम। एंड लास्टली कवर करेंगे मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के शॉकिंग डिफीट्स इन द प्रीमियर लीग। सो लेट्स बिगिन। चलो भाई, तो वेलकम टू द 10th पॉडकास्ट ऑफ ब्रो स्पोर्ट्स। अब हम डबल डिजिट्स में आ चुके हैं ऑफिशियली एंड सो फार सो गुड। बट आज के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एज ऑलवेज। फुटबॉल में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई हैं। मतलब अगर हम लोग दोनों मैनचेस्टर सिटी यूनाइटेड की बात करें, कैसे हारे अजीब तरीके से ये लोग, और फिर जो पीजीएमओएल का जो सीन हुआ पूरा लिवरपूल और टॉटनहम में, Right. वो भी ब्रेक डाउन करेंगे। काफी शॉकिंग था भाई, और वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक ऐसी चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली तो मतलब सब पे डिस्कशन बनता है डिटेल। और फिर क्रिकेट में तो आज मतलब कुछ फन करने वाले हैं हम लोग, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले एक आखिरी फन पॉडकास्ट है, इसके बाद तो सब इंटेंस होने वाला है 1-1.5 महीने के लिए। तो जर्सीज पे भी रिएक्ट करना है, बारिश कितनी हो रही है वर्ल्ड कप में वो भी हम लोग को डिस्कस करना है, क्या नैरेटिव हो सकता है, कितनी हाइप है, सब पता लगाएंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम ऑफ फुटबॉल। कौन सा गेम बोलने वाला है आज? सबसे पहले मैड्रिड की बात करते हैं। एक थोड़ी कमबैक विन थी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि हमारा फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा एंड फाइनली एक 3-0 की विक्ट्री आती है हमारे बैग में, तो आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। बट जो हमने परफॉर्मेंस लेके आए हैं, आई वुड से इस ये वाली परफॉर्मेंस हमारी पहले की परफॉर्मेंसेस से बहुत बेटर थी इन टर्म्स ऑफ ऑल्सो scoring the chances that we have created. And it is not like it is a very easy team because Girona table toppers थे। टेबल टॉपर्स से एग्जैक्टली, अभी भी सेकंड है वो, तो काफी बड़ी बार्सा से ऊपर है। तो लेवल्स टू दिस गेम। बट इस मैच पे आते हैं। वैसे आई थिंक बार्सा शायद सेकंड हो गई है, अब सेकंड हो गई है शायद, तो ठीक है। मैड्रिड फर्स्ट है, देयर लेवल्स टू दिस गेम, ठीक है। बट इस मैच पे आते हैं। सबसे पहले तो एक बात है कि हमारा जो एल्बा है वो नापोली के अगेंस्ट आएगा सीधा, इस मैच में अवेलेबल नहीं था। ओके, सो हमारा जो सेंटर बैक पेयरिंग थी वो नाचो और रूडिगर की थी। क्या वो उसके साथ एक बार लिस्टर्स को बता दो हमारे। मतलब उससे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉपर कुछ ऐसी इंजरी नहीं हुई है। एंसेलोटी ने बहुत ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस किया था इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने कहा बहुत ऐसी बड़ी चीज़, मतलब कुछ बड़ी इंजरी नहीं हुई है, बट हम लोग एक गेम का रेस्ट दे रहे हैं उसे, ताकि फिर नापोली के अगेंस्ट वो खेल पाए इन द चैंपियंस लीग। अभी एक गेम का रेस्ट उस वजह से या फिर एटलेटिको मैड्रिड की वजह से? कुछ भी हो सकता है कहने को तो, बट ऑन पेपर हमारा इंजरी की वजह से था। एक रिपोर्ट निकल के आई है एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन इट। वो ये है कि क्रूज और मॉड्रिच दोनों खुश नहीं है अपने सॉर्ट ऑफ अभी जो रोल दे रखा है उनको। वो चाहते हैं कि वो लोग स्टार्ट करें, मतलब दे थिंक कि दे कैन स्टिल मेक द डिफरेंस। नाउ इसमें चीज़ ये है कि अगर ये रैंडमली आ रही होती रिपोर्ट तो हमें समझ में आता कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं लोग। द थिंग इज कि क्रूज का तो आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो 31-32 का है, तो उसके लिए 32-33 का है, इसके लिए उससे ये चीज़ कहना इट्स ओके, क्योंकि वो अब तक तो वो स्टार्ट करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रोवाइड भी कर रहा है वो चीज़ें। मॉडरेज को लेके काफ़ी लोग कहेंगे कि ये क्यों बोल रहा है भाई इस टाइम पे, इट वॉजेंट इट वेरी ऑब्वियस कि अब इससे बैठना पड़ेगा। मॉडरेज को लेके खबर ये है कि अपेरेंटली उसको बोर्ड ने ये चीज़ क्लियर नहीं करी थी कि उसे बेंच रोल दिया जाएगा, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ काइंड ऑफ सैड राइट नाउ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अभी हमने इसको अपनी लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस किया था जो संडे को हुई थी। बट अगर देखो, मेरा उस टाइम पे भी वही ओपिनियन था, और नाउ दैट वी हैव हैड सम टाइम टू कॉम्प्रिहेंड दिस, मुझे लगता है कि व्हाट यू सेड थोड़ा सा अब वो सेंस बनाता है मेरे को भी, कि क्योंकि ऑन द आउटसाइड, जैसे मैं एक बार्सा फैन हूँ या फिर कोई भी और हमारा कोई लिसनर हो जो कि मैड्रिड को फॉलो नहीं करता फॉर एग्जांपल, उसको यही लगेगा कि हाँ यार मॉड्रिच की उम्र भी हो गई है। हम लोग हर साल सुनते आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि ये साल उसका आखिरी साल होने वाला है, और अब वो जो है अपना मैड्रिड को छोड़ देगा, या तो सीधा रिटायरमेंट अनाउंस कर देगा, या तो कहीं और आउटसाइड यूरोप चला जाएगा। तो वॉज दिस नॉट एक्सपेक्टेड एंड ऑब्वियस? तो एग्जैक्टली। बट देन व्हेन यू पुट द एंगल ऑफ द फैक्ट कि यार उसको बोर्ड से एक सर्टेन लेवल ऑफ डिबेट डिस्कशन हुआ होगा एट द टाइम ऑफ साइनिंग दैट एक्सटेंशन, बिकॉज हर साल के एंड पे आजकल वो पिछले 2-3 साल से एक्सटेंशन एक साइन कर देता है। हाँ, और क्योंकि हम तो चाहेंगे ना मैड्रिड फैंस, एज मैड्रिड फैंस हम तो चाहते हैं कि जितना वो अपनी जो सर्विसेज है प्रोवाइड कर सके जितने साल तक, उतना अच्छा है। बट वही बात है कि आगे चल के हो नहीं पा रहा। और इसमें मेन बात ये भी है, मुझे ऐसा लग रहा था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि जब मॉड्रिच जब भी जाएगा ना, तो मतलब जाएगा, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, जाएगा नहीं, मतलब जब भी रिटायर होगा तो सीधा मैड्रिड में रिटायर होगा। Okay. कहीं बाहर रिटायर नहीं होगा। मतलब ऑल्दो देयर आर रिपोर्ट्स कि वो अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया चला जाएगा। तो ये इज दिस अ चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ प्लान्स इन द रीसेंट ईयर्स? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे इतना ही पता था कि ये हमेशा से प्लान यही था, मेरा पॉइंट, ही विल बी रिटायरिंग एट रियल मैड्रिड। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स का होगा ये कि मेरे को इसी क्लब में रिटायर होना है, बट द थिंग इज कि आपको उस उम्र में जाके प्रॉब्ली अपना ग्रेटेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो काफ़ी लोगों के जो मन है, माइंड है, जो भी कह लो, वो चेंज हो ही जाएंगे अल्टीमेटली। Would you say the same for Cruz also? Because Cruz ने भी apparently ये कह रखा है ना। आई थिंक क्रूज इज अ डिफरेंट गाय।
मतलब मुझे लगता है कि उसका ऐसा है कि या तो मैं एकदम टॉप लेवल पे खेलूंगा या फिर मैं खेलूंगा ही नहीं। तो उसका पॉइंट हमेशा से यही है कि मैं रिटायर अल्टीमेटली रियल मैड्रिड में ही होऊंगा। एंड उसका इन जनरल भी जैसे हमने देखा कि वो जर्मनी से भी जल्दी रिटायर हो गया, 32-33 का अभी यूरो के बाद से वो रिटायर हो चुका था, वर्ल्ड कप में भी नहीं खेला। सो क्रूज इज दैट गाय जो कि थोड़ा अलग माइंडसेट लेके चलता है। उसका है ये कि मैं थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट ले लूंगा, नॉट विद मॉडरिच ऑब्वियसली। अगर मॉडरिच के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से कुछ ऐसी बात हुई है कि नहीं आप खेलोगे, आपके पास एक बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है, और फिर उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना गुस्सा या फिर जो भी डिसअपॉइंटमेंट है वो क्यों है। बट अगर ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं था, इट वॉज जस्ट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन थिंग, तो फिर उसका आई थिंक सेंस नहीं बनता था। ट्रू, ऑल्दो अगर मुझसे पूछने जाएंगे एज अ मैड्रिड फैन, आई वुड स्टिल से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अस बीइंग गिल्टी एज अ क्लब इज मोर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है। एंड मॉडरिच डजंट सीम दैट सॉर्ट ऑफ गाय, क्योंकि उसने अब ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं एग्जैक्टली, 2013 में ही आया था, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में एक भी उसका ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज नहीं आई अभी तक। एक बार भी उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी है। He has been very nice and loyal to the club. वेरी लॉयल टू द क्लब। सो अगर कुछ गलती हुई है तो आई थिंक कि हमारे एज अ क्लब उनसे ही हुई होगी, हो सकता है वो जो कि होती रहती है। तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी सैड है। बट हम लोग लाइनअप्स पे आते हैं इस मैच के, क्योंकि एक सरप्राइज देखने को मिला, और रादर इट्स नॉट अ सरप्राइज। बैकलाइन की बात करते हैं, हमारे नाचो रूडिगर जो थे हमारे सेंटर बैक पेयरिंग थे। राइट बैक कारवाल था, कारवाल फाइनली वापस आ चुका है। लेफ्ट बैक कौन था? कामाविंगा को भाई हम लोग ऑफिशियली फिर से लेफ्ट बैक पे ले आए हैं, विच इज काइंड ऑफ सैड टू सी। फ्रैन गार्सिया इज फिट, मेंडी इज फिट, बट स्टार्ट करेगा कामाविंगा। तो भाई आप लोग एकदम रोल ही खराब कर दिया। भाई मुझे लगता है कि फ्रैन गार्सिया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मेंडी इज नॉट रिलायबल। जब वो आया वो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, तो उसने सोचा कि भाई एक, क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी डेवलप हो रहा था। फ्रैंक गार्सिया ने कितने मैचेस स्टार्ट करे अभी तक? आई थिंक 5-6 करे, और तो एक में भी अच्छी नहीं हुई अभी तक। नहीं अच्छी गई है, इट्स नॉट लाइक इससे अच्छी नहीं गई है। वही तो पॉइंट है, मुझे भी ये लगता है, क्योंकि इस लाइनअप पे मेरे पास 2 प्रॉब्ली शिकायतें हैं। एक ये है विनीशियस इज बैक, आगे मैं आगे का लाइनअप बताता हूँ। क्रूज स्टार्ट कर रहा था, वैल्वर्दे स्टार्ट कर रहा था, चुआमेनी वाज द सिंगल पिवट जो होता है अपना, आगे बेलिंगम था कैंप पोजीशन में, उसके आगे थे होजेलू और विनीशियस। रॉड्रिगो बेंच था, आई एम हैप्पी विद दैट। नाउ आपके पास विनीशियस आ चुका है, होजेलू इज द स्ट्राइकर, व्हाई नॉट स्टार्ट अ राइट विंगर इन ब्राहिम डियाज? उसने गोल भी मारा था लास्ट मैच में, उसे सब आउट कर दिया, सब आउट भी कर दिया था। तो आपकी क्या कुछ पर्सन दुश्मनी है भाई? क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो उसको, और कितना करेगा वो? तो मुझे लगता है कि एक तो ब्राहिम स्टार्ट ना कराना, एंड एक कामाविंगा को स्टार्ट कराना एज अ लेफ्ट बैक। आई डोंट गेट इट, क्योंकि कामाविंगा को भी भाई इट्स नॉट फनी एनी मोर भाई। आप कब तक उसको बेचारे को एक्सप्लॉइट करते रहोगे इस चीज़ को? मतलब जब उसकी एज अ सेंटर मिडफील्डर उसकी जब क्वालिटीज़ खत्म होकर लेफ्ट बैक की बन जाएगी, तो यही कन्वर्ट कर रहे हो क्या उसको? नहीं करो यार, वो काफ़ी बड़े लेवल का टैलेंट है और काफ़ी अच्छा मिडफील्डर बन सकता है। सो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है सही में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, एंड आई वुड होप कि एंसेलोटी इस चीज़ को रिपीट ना करे। जैसे करेगा नहीं करेगा तो है ही, बट आई होप ना करे। आई होप तो ऐसे बोले थे, बात सुन रहा है भाई, बट आई होप ना करे एक्चुअली में। आगे आते हैं भाई, जिरोना ने 4-5-1 खिलाया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक वैसे ही टाइप का गेम होगा। थोड़ा 4-5-1 इज स्टिल बेटर देन 5-4-1। हाँ ट्रू, एग्जैक्टली। बट यही बात है कि जब ऐसी टीम से अगेंस्ट खेलना होता है तो फॉर्मेशन देख के गुस्सा आने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी जब बारसा का ड्रॉ होता तो बढ़ा से रहे थे, नहीं तब तो मैं था 5-4-1। जब राइवल्स के साथ होगा तो मैं तो खुशी होऊंगा ना। बट मैच पे आते हैं, फर्स्ट हाफ पे आते हैं, क्योंकि ये 4-5-1 की जो फॉर्मेशन थी, इट वॉज नॉट अ प्रॉपर डिफेंसिव फॉर्मेशन। इनफैक्ट वो लोग ओवरऑल थ्रू आउट द गेम उन्होंने पोजीशन भी काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखा हुआ था, मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट 50-50 विद जस्ट अ बिट इन फेवर ऑफ मैड्रिड। तो उन्होंने पोजीशन भी अच्छा मेंटेन कर रखा था। एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट की बात करें तो वो चांसेस भी काफ़ी अच्छे क्रिएट कर रहे थे। इनफैक्ट आई थिंक कि 4th मिनट के आसपास ही उन्होंने एक पोस्ट पे भी मार दिया था, हेडर उनका। और मैड्रिड की तरफ से आई वुड से कि हम लोग थोड़े शेकी लग रहे थे, एकदम प्रॉपर कंट्रोल में नहीं थे। बट एज एक्सपेक्टेड ये होता ही है स्टार्टिंग ऑफ द गेम में हमेशा मैड्रिड के साथ। 15 मिनट के बाद से आई वुड से कि हम लोग थोड़े कंट्रोल में आ गए थे गेम के, लाइक नॉट पोजीशन वाइज, क्योंकि पोजीशन तब भी इक्वल था, बट द फैक्ट कि हम लोग चांसेस क्रिएट कर पा रहे थे थोड़े बहुत, एंड हम लोग कंसीड नहीं कर रहे थे उतने चांसेस। तो हम लोग देखते हैं 17th मिनट पे एक हेडर आता है अपना होजेलू का, वो भी काफ़ी अच्छा गोल था। आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि होजेलू से कुछ भी कह लो, जिनको नहीं पता, जो हम लोग इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, मैंने एक स्टोरी डाली थी होजेलू अपॉलॉजी फॉर्म करके। तो वो यही था कि उसमें 5-6 टिक बॉक्सेस दे रखे थे, वो भी इतने फनी थे कि I got carried away by Twitter। हाँ, I thought you didn't deserve number 14। ट्विटर नूब सेड कि आप अच्छा नहीं खेलते हो, तो वो चीज़ें थी।
बट हम लोग देखें तो दोनों टीम्स काफ़ी अटैक करके खेल रही थी एंड अच्छा गेम चल रहा था काफ़ी। एंड उसी में देखते हैं हम 17th मिनट पे होजेलू का गोल भी आ जाता है। उसके बाद की बात करें 21st मिनट पे क्रूज का कॉर्नर होता है एंड चुआमेनी हेडर मारता है। दैट आई थिंक वाज वेरी पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम जिरोना, क्योंकि एकदम फ्री हेडर दे दिया चुआमेनी जैसे प्लेयर को हु इज़ अ गुड हेडर ऑफ द बॉल। तो मुझे लगता है वहां पे चीज़ बेटर कर सकते थे, वहां पे थोड़ा वो क्वालिटी दिख गई कि डिफरेंस क्या है थोड़ा। जस्ट लाइक रियल मैड्रिड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड जब मोराटा के साथ। एग्जैक्टली। बट जो पहला गोल था उसमें एक और चीज़ मैं बात करूंगा, बेलिंगम का जो असिस्ट था, ट्रिवेला असिस्ट देता है वो, पता नहीं कितनी दूर से एकदम लेफ्ट फ्लैंक पे होता है और ट्रिवेला देता है एकदम स्ट्राइकर पे जाती है होजेलू के पास, वो भी काफी तगड़ा असिस्ट था। और लोगों को बहाना चाहिए होता है इमोशनल होने का, आजकल तो रील्स पे मॉडरिच के लिए कहने लग गया कि मॉडरिच दिया करता वो था। उसने खुद बोल दिया ना क्या कि मैं मॉडरिच को रोज मॉडरिच के साथ रहता हूँ ट्रेनिंग में, तो मैं इतना तो सीखा ही है मैंने, बोला उसने। हाँ उसने खुद ही नहीं तो लोगों ने इमोशनल रील्स डालनी शुरू कर दी है ना, मॉडरिच रोने वाला गाना डाल दिया बैकग्राउंड में और फिर रील्स डालनी शुरू कर दी कि मॉडरिच ऐसा क्या करता था एंड ऑफ एन एरा। हाँ क्या मतलब भाई। ठीक है। बट अगर हम लोग फर्स्ट हाफ से 8 टेक अवे जो मैं लूंगा, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस वन ऑब्वियसली, एंड 2-0 हो जाता है तो भी मतलब जिरोना एट द एंड ऑफ द डे इज जिरोना ही ओनली ना, ऐसा कोई बहुत बड़ी टीम भी नहीं है। एक जो टेक अवे मेरा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आगे जाके हम देखते हैं कि अराउंड 67th मिनट जो विनीशियस सब्स्टिट्यूट हो जाता है फॉर रॉड्रिगो। विनीशियस डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम, बहुत ज़्यादा रस्सी लग रहा था इस गेम में, क्योंकि वो अटैकिंग रन्स तो बहुत तगड़ी बनाता है। जैसे एक चीज़ मैं विनीशियस को दूंगा कि उसके जब भी बॉल आए ना वो भागता है दूसरे डिफेंस के सामने, एकदम भागेगा उनकी तरफ। ये नहीं कि उसके बॉल आएगी वो किसी और को पास देने जाएगा, वो भागेगा उनकी तरफ अटैक करने। बट वो अटैक करने भाग रहा था, बट द थिंग इज कि वो एकदम प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी चीज़ें। जैसे भागेगा बट कभी ना कभी आउटसाइड हो जा रही थी। जैसे उसके कभी ये नहीं होता कि प्लेयर ने टच लिया और फिर वो आउटसाइड ही चली गई सीधा भागते भागते ड्रिबलिंग करते करते, तो वो चीज़ें दिख रही थी। तो आई वुड से कि थोड़ा रस्टी दिख रहा था। ये तो सारे ब्राजीलियंस के साथ होता है। नहीं होता है, विनीशियस अलग है। बोल तो ऐसे रहे जैसे विनीशियस बहुत क्लिनिकल है भाई विनीशियस अब तगड़ा हो गया है। आई वुड से अभी जितने भी विंगर्स हैं उसमें ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स। ऑफ कोर्स ही इज, बट फिनिशिंग के मामले में तो भाई ही इज बेटर देन रफीनिया। तो रफीनिया कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है वर्ल्ड क्लास जज करने के लिए। अगर हम लोग विंगर्स की बात करें, एंटनी बोल दो ऐसे तो, एंटनी तो और भी वैसे भी लेफ्ट विंगर्स नहीं है। नहीं लेफ्ट विंगर्स की बात नहीं है इस टाइम पे। ब्राजील में जितने भी विंगर्स हैं, आई वुड नॉट काउंट नेमार, क्योंकि नेमार विंग पे नहीं खेलता। हाँ जितने भी विंगर्स हैं सबसे बेस्ट वही है। तो अगर हम लोग इस टाइम मतलब अगर हम लोग मेसी और उनसे कंपेयर करें, अगर हम एम्बापे और हालैंड से कंपेयर करें तो फिनिशिंग में तो पीछे ही है। हाँ एम्बापे भी हालैंड से काफी पीछे फिनिशिंग में। हाँ तो इन दैट ऑर्डर। ऑल्दो हालैंड की भी कुछ बातें करनी है हमें मैनचेस्टर के गेम में। हाँ ठीक है, वो उसको भी काफी गालियां पड़ रही हैं बेचारे को। बट सेकंड हाफ पे आते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब सेकंड हाफ में आते हैं तो दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा अटैक कर रही थी। मतलब जिरोना की तरफ से भी हमें काफ़ी अटैक देखने को मिल रहा था। इट्स जस्ट दैट कि दोनों टीम जो है ना वो फाइनल थर्ड में आके रुक जा रही थी एंड वो फाइनल पास नहीं दे पा रही थी, जिससे वो प्रॉपर एक गोल स्कोरिंग चांस में क्रिएट हो जाए, बिग चांस में क्रिएट हो जाए और फिर अल्टीमेटली गोल आ सके। तो रियल मैड्रिड आई वुड से कि उनका डिफेंस ने इस बार अच्छा परफॉर्म किया, एक क्लीन शीट रखी है, तो दिस वॉज मच नीडेड। एक जो चीज़ मेरे को बात करनी है सेकेंड हाफ में जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी थी हमारी तरफ से, सबसे पहले तो आई थिंक गोल पे आते हैं। 71st मिनट पे गोल आता है बेलिंगम का, एंड उस चीज में कितने मीम्स बनेंगे, कितना मजाक उड़ाया जाएगा। नहीं टैपन तो था ही, बट बॉल समहाउ उसके ऊपर गिर गई। मतलब टैपन भी नहीं, फिनिश ठीक थी यार, मतलब ऐसे बुरी भी नहीं अच्छी थी, बट पॉइंट वो है ना कि 1v1 हो गया था और लैंड उसके पैर पे ही गिर, रिबाउंड होके कैसे आ जाती है। हाँ मतलब समहाउ उसके पास ही बॉल आती है। तो 6 मैच में 6 गोल हो गए उसके। हाँ 6 मैच में। एक मैंने मैड्रिड का एक ट्विटर पे किसी कोई फैन अकाउंट ने देखा था कि हाउ डिड मेसी गेट अवे विद दिस, हाउ कैन वी इग्नोर दिस, और उसमें रोने वाला इमोजी है। उसमें लीग 1 सीजन का जो पहला सीजन था उसमें 6 गोल थे और उसके अभी मैड्रिड से 6 मैच में 6 गोल हो चुके हैं। हाँ तो बेसिक बट हम लोग एक जो बहुत ही एक गंदा टेक अवे, एक अच्छा यही था कि हमने क्लीन शीट रखी है और हमारी परफॉर्मेंस इन जनरल अच्छी थी। एक गंदा टेक अवे ये होगा कि एक्स्ट्रा टाइम में 3-0 हम जीत रहे थे, काउंटर पड़ने वाला था हाफ लाइन के पास एंड नाचो एक फाउल करता है जो कि रेड कार्ड था, डिजर्वेड रेड कार्ड। कुछ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा झगड़ा होता है जिसमें पूरे बेंच के लोग भी आ जाते हैं, पूरे मैनेजर्स भी आपस में कुछ लड़ने लग जाते हैं। भाई आपको क्या ज़रूरत थी वो फाउल करने की? हमारे पास सेंटर बैक्स वैसे ही अवेलेबल नहीं है।
एल्बा अभी अभी आया, पता नहीं कितना अच्छा होगा, सिर्फ रूडिगर है हमारे नेक्स्ट ला लीगा गेम के लिए। अच्छा, रूडिगर भी पिछले मैच में तुमने कहा था लास्ट पॉडकास्ट में कि वो लिम्प ऑफ करके जा रहा था, वो उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ वो नहीं, वो नाटक कर रहा था ऐसी, पता नहीं कर रहा था, बट थैंक गॉड कि उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एल्बा जस्ट अभी अभी आएगा, वी डोंट नो कैसे परफॉर्म करने वाले है। नाचो भी रेड कार्ड ले चुका है, तो नेक्स्ट ला लीगा मैच में वो भी अवेलेबल नहीं होगा। ऑल दैट इट्स अगेंस्ट ओसासुना, तो आई होप कि वी विल बी फाइन, बट ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग वैसे भी क्लीन शीट रख रहे हैं, तो गोल खाने को तो हम ओसासुना के अगेंस्ट भी खा सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ बहुत अननेसेसरी थी, वो करने की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल नाचो को। मैन ऑफ द मैच किसे मिलता है? यस, मैन ऑफ द मैच किसे मिलता है? कामाविंगा, बेलिंगम। अच्छा, मुझे लगा तुम कामाविंगा कहोगे क्योंकि अभी लेफ्ट बैक पे खेलने के बाद भी इतना अच्छा खेल गया होगा। बट अच्छा खेला था वो, अच्छा ही खेलता है, अच्छा ही खेलता है। बट बेलिंगम को एक और मैन ऑफ द मैच मिलता है, सो ही इज स्कोरिंग दैट टैप इन एंड इन जनरल भी एक असिस्ट भी था ना उसका, ट्रिविल असिस्ट। तो उसके भी जो भी स्टार्ट हुआ है रियल मैड्रिड में वो भी काफ़ी अच्छा रहा है। एंड मैन ऑफ द मैच भी आई थिंक उसके 5 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड्स हो चुके हैं ऑलरेडी इन 7 गेम्स ओवरऑल। ये रोनाल्डो फैंस के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड कब से काउंट करने लग गया भाई? कब से इंपॉर्टेंट हो गया? मतलब मिडफील्डर के लिए होता है। अच्छा, फॉरवर्ड के लिए नहीं होता। अच्छा। मिडफील्डर के लिए बहुत महत्व रखता है। बट आई थिंक कि एन इक्वली डिजर्व्ड अवार्ड अगर मैन ऑफ द मैच मिलता तो क्रूज को भी मिल सकता था, क्योंकि क्रूज का लोकी ही वाज वेरी गुड। इट्स जस्ट दैट कि बेलिंगम जब भी होता है अगर वो गोल मार देता है तो वो सारी लाइमलाइट वही ले जाता है, क्योंकि एक मिडफील्डर है, फिर वो गोल भी मारा है, टॉप स्कोर भी हमारा वही है। बट क्रूज हैड अ ग्रेट गेम, एंड क्रूज इन जनरल भी इस पूरे सीजन में जब भी उसको स्टार्ट कराएगी ही हैज़ बीन हैविंग ग्रेट गेम्स। तो मुझे लगता है कि एज लॉन्ग एज वो कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे को क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे, दैट इज जस्टिफाइड। बट वही बात है कि मतलब मॉड्रिच का पता, वही बात है कि देखने में सैड भी लगती है चीज़ें कि मॉड्रिच के साथ ऐसा हो रहा है। बट वही बात है कि क्या 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 एक्सपेक्टेशंस रखे हम इस टाइम पे, क्योंकि इस सीजन में आने से पहले ही यही एक्सपेक्टेशन थी मेरी भी कि मॉड्रिच ज़्यादा स्टार्ट करने नहीं वाला है। वही डिपेंड करता है ना कि उसके क्या कॉन्वर्जेशन हुई है मैनेजमेंट से। एग्जैक्टली। तो हम क्या ही जज करें, हमें लाइक नोबडी नोज कि एग्जैक्टली क्या बात हुई थी। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी विन मिलती है रियल मैड्रिड को। नाउ लेट्स कम टू द प्रीमियर लीग। यहाँ पे हमें 3 मैचेस डिस्कस करने। एक बहुत कंट्रोवर्शियल विक्ट्री होती है टॉटनहैम की ओवर लिवरपूल कह रहा हूँ मैं, ओवर लिवरपूल। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, तो भाई सबसे पहले इसी मैच से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही मैच था, और कंट्रोवर्सी सिर्फ VAR की नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ों की है, और रादर ऑफसाइड गोल की नहीं, और भी चीज़ों की है। टू स्टार्ट विथ, एक तो ना ये बात मैं तुमसे भी कहूँगा, तुम भी बताना, इस मैच की जो हाइप थी गोइंग इनटू दिस गेम, ऐसा नैरेटिव था कि अभी तक तो लिवरपूल पिछले कुछ सालों से पीटते हुए आ रही है टॉटनहम को इनवेरिएबली। इस बार इट वाज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी बिकॉज टॉटनहम हैज बीन रियली गुड इन दिस सीजन, और घर पे खेल रहे हैं। इनफैक्ट टॉटनहम के मैनेजर ने भी ये बात कही थी कि अगर ये लोग जीत जाते हैं लिवरपूल आकर यहाँ पे, तो इट विल बी अ ग्रेट विक्ट्री फॉर देम, ऐसे करके कहा था। राइट। तो मतलब कॉन्फिडेंस तो बातों में बहुत दिख रहा था, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट फर्स्ट हाफ में भी एटलीस्ट वो फील्ड पे भी मुझे वो चीज़ दिख रही थी। फॉर्मेशंस जो थी दोनों टीम्स की, लिवरपूल की ऑफ कोर्स 4-3-3 थी बेसिक, एंड टॉटनहम की जो है वो 4-2-3-1 थी। मैच का जो नैरेटिव था काइंड ऑफ एक अच्छा बिल्डअप की तरफ जा रहा था, बिकॉज लिवरपूल हैज बीन द डोमिनेंट वन ओवर द इयर्स, बट टॉटनहम वर राइजिंग अप द रैंक्स दिस सीजन, राइट, एज आई सेड बिफोर। तो कुछ इवन स्टेक्स भी मैं मानता हूँ कि मैच से पहले एक्सपेक्टेड था ये मैच, मतलब गेम को जो जैसे पैन आउट करता है वैसे। बट फर्स्ट हाफ में अगर हम लोग आए, सबसे पहले तो आती आई थिंक अराउंड द 25th मिनट मार्क, 25th मिनट मार्क, वो कर्टिस जोन्स का जो रेड कार्ड होता है वो तुमने देखा था? हाँ। वो तुम्हें लगता है रेड कार्ड होना चाहिए था? हाँ। मतलब इसमें क्यों इतनी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं? एग्जैक्टली, मुझे भी लगता है क्योंकि जब भी जो ESPN की पोस्ट आई थी उसमें उन्हें क्लियरली वो इमेज दिखाई थी जो क्यों रेड कार्ड था वो, एंड जो कमेंट्स उसमें लिवरपूल फैंस भरे पड़े, रॉब्ड क्लियर रेड कार्ड था भाई उसमें। देखो आर्ग्यूमेंट ये है, आई वुड लव फॉर ऑल द लिसनर्स टू आल्सो कमेंट एंड टेल योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज ये काफ़ी डिवाइसिव हो सकता है ओपिनियन। जो दूसरा ओपिनियन है विच इज़ ऑल्सो फेयर, विच इज़ वाई आई थिंक कि अनफॉर्चुनेट था रेड कार्ड होना, बट दैट इज़ हाउ इट इज़, कि उसने ना बॉल पे पैर मारा था पहले, और वो बॉल के ऊपर था पैर, तो वो फिसल गया, और फिसलते फिर उसके पैर पे लग गया। तो अब उसमें उसकी क्या गलती, बिकॉज उसने पहले पैर तो बॉल पे ही मारा था। बट दी अदर साइड इज कि वो कैसे भी मारा हो पैर, बट वो जिस सिचुएशन में एंड अप करा है, इट इज़ वेरी इंजूरियस टू दी अदर पर्सन। पता है ये फुटबॉल में 2 चीज़ें होती हैं जो कि शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होंगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बॉल ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपने बॉल पहले लिया हो और फिर ऐसे स्टड्स अप होके आपके दूसरे पैर पे लग जाए। अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड इज डेंजरस प्ले, जो कि इट डजेंट मैटर कि आपका क्या इंटेंशन था, गलती से हुआ कैसे हुआ, बट दीज आर
इंसिडेंट्स जिस पे आपको रेड कार्ड देना ही पड़ता है। कोई चॉइस ही नहीं है। कोई चॉइस ही नहीं है। डेंजरस प्ले नाम की चीज़ होती है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगी इसलिए लोग बोल रहे हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड डेंजरस प्ले। इट्स नॉट अबाउट कि आपका कैसे लैंड हुआ पैर, क्या गलती थी, क्या सिचुएशन थी, बट हुआ है तो आपको देना ही पड़ेगा रेड कार्ड। विच इज वाई से कि अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज उसका क्लियरली इंटेंशन नहीं था ये करने का। ना ही वो उस इंटेंट से गया था कि मैं डायरेक्टली प्लेयर के पैर पे मारूंगा। पर्पस वही था टैकल का कि मैं बॉल को जीतूं, और जीत भी लिया था काइंड ऑफ। ही लैंडेड ऑन द बॉल, बट भाई बॉल गोल होती है तो पैर फिसला, और फिसलते हुए सीधा अनफॉर्चुनेटली वो इस एंगल पे गया कि स्टड्स अप था वो बेसिकली। तो ऐसे में मोस्टली रेड कार्ड देना ही चाहिए, एंड आई थिंक उसमें भी कोई कंट्रोवर्सी नेचुरली है, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा, बिकॉज लोग उसके इंटेंट पे आ जाते हैं कि यार जानबूझ से थोड़ी करा है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज स्टिल कि वो डेंजरस प्ले में काउंट होता है। एग्जैक्टली। एंड इट इज नेवर अ गुड साइट टू सी समबडी विद देयर स्टड्स अप ऑन समबडी एल्सेस शिन। सो आई थिंक रेड कार्ड मिलना चाहिए था, और उसी के चलते हुए दे वर वन मैन डाउन विद मोर देन 60-70 मिनट्स लेफ्ट इन द गेम, which is a lot। मतलब 2/3 of the game में ही बचा हुआ तुम्हारा बेसिकली, more than 2/3 rather। और यहाँ पे ना by the 30th minute, आधे घंटे तक आते आते टॉटनहम were also well settled, and in my opinion they were dominating। लिवरपूल भी ना जब 10 मैन की थी ना, तब exactly वो सुपर डिफेंसिव नहीं हुए थे, तो they were still looking to attack on certain occasions। उन्होंने अभी गोल भी मारा था, मैं उस पर भी आऊँगा, which meant कि Tottenham had more open spaces to exploit। तो Tottenham were doing really good। In fact उससे पहले भी I would say कि Tottenham were looking the better team for me। और फिर 36 मिनट के आसपास आई थिंक सोन का गोल आता है, और उसमें मैडिसन ने जो बॉल डाली थी मिडफील्ड से टू रिचार्लिसन लेफ्ट विंग पर, पूरे डिफेंस को स्प्लिट करते हुए, और फिर रिचार्लिसन ने जो है अपना पूरा रिचार्लिसन कह रहा हूँ भाई, रिचार्लिसन ने जो है पूरा इजी अपना वो कर दिया, स्क्वायर अप कर दिया, कट बैक कर दिया सॉन को जो कि बीच में खड़ा हुआ था, ओपन गोल उसको मिलता है। एंड सॉन का भी कहना पड़ेगा भाई, बिग गेम्स में गोल मार रहा है वो। सॉन की चीज़ ये है कि हमने शायद अपने कुछ पॉडकास्ट पहले मैंने ये चीज़ बोली थी कि केन चला जा चुका है, बायर्न में वो खूब गोल मार रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर केन टू स्टेप अप एंड शो कि इस टीम का सॉन टू स्टेप अप एंड शो कि इस टीम का मेन मैन वो बन सकता है। एंड केन के बिना भी ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। इस अभी तक इस सीजन में आई हर्ड द स्टार्ट की लास्ट सीजन में उसने 37 गेम्स में 10 प्रीमियर लीग गोल मारे थे, एंड अभी 7 गेम्स में वो 6 मार चुका है। सो ही हैज़ बीन स्टेपिंग अप फॉर श्योर यार। और मैं इसमें एक चीज़ ना रिचार्लिसन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज उसने अभी असिस्ट दिया ये वाला, उसके बाद एक पोस्ट पे भी मारा था उसने एक शूट जस्ट बिफोर द हाफ टाइम। बट बिफोर कमिंग ऑन टू दैट इक्वलाइजर बाय लिवरपूल, आई थिंक रिचार्लिसन का ना ही वॉज वेरी इन्वॉल्व इन द गेम नेचुरली बाय दीज 2 ओकेजन्स। ये बात क्लियर हो ही जाएगी कि असिस्ट भी दे दिया है, वुडवर्क पे भी मार दिया है, बट द पॉइंट इज कि ही काइंड ऑफ सीम्ड इनडिसाइसिव इन क्रूशियल मोमेंट्स, थोड़ा वेस्टफुल भी। जब उसको सही पास करना चाहिए था या जब सही टाइप की फिनिशिंग करनी चाहिए थी, आइदर ही वाज नॉट फिनिशिंग वेल, और जब पास करना चाहिए था ही वाज ट्राइंग टू शूट हिमसेल्फ। और ये रिचार्लिसन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हिज करियर, पूरे थ्रू आउट हिज करियर, कि ये थोड़ा सेल्फिश हो जाता है और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझता है जरूरत से। तो मुझे ये चीज़ लगी थी कि टॉटनहम कुड हैव बीन इवन हायर अप in terms of the margin between the two teams, if not for Richarlison's mistakes जो कि थोड़ी बहुत हुई थी। तो maybe I'm being too critical, तो I don't know, but मुझे ऐसे देख के लग रहा था वाइब आ रही थी जैसे पूरे टॉटनहम की टीम खेल रही थी, उसमें एक ऑड वन आउट मुझे रिचार्लिसन लग रहा था, राइट। तो वो मुझे एक ऑब्जर्वेशन लगी थी ऐसी। एंड बिफोर द हाफ टाइम गैक्पो ने इक्वलाइज करा था, बढ़िया गोल था, बढ़िया फिनिश थी, घूम के मारा था पूरा। द क्वेश्चन इज कि अपेरेंटली उसने अपना जो है नी ट्विस्ट कर लिया उसी चक्कर में, ओके, और फिर वो सब आउट हो गया तभी सेकंड हाफ में वो खेलने ही नहीं आया। और एज ऑफ द टाइम ऑफ शूटिंग दिस पॉडकास्ट अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, मे बी जब तक रिलीज होगा तब तक आ जाएगा कुछ, सो वी विल नो बेटर। बट उस टाइम पे गोल मारते हुए ऐसा लगा नहीं था कि कुछ हुआ होगा अंदर। वो यूजुअली होता है ना, बॉल पीछे से ड्रॉप करी, तुमने ऐसे टर्न करके सीधा मार दिया, तो पता नहीं क्या हुआ था यार, ऐसा क्या हो गया उसके घुटने में। आई थिंक योर नीज एज अ फुटबॉलर शुड बी स्ट्रॉन्गर। हो सकता है कुछ उस एंगल पे हो सकता है, हमें क्या पता, हम तो बस बोलने में थे। बट थोड़ा वियर्ड लगा मुझे वो देखकर, राइट। और इसी के चलते हुए समहाउ लिवरपूल मैनेज टू इक्वलाइज, और 1-1 हो चुका था हाफ टाइम पे जाते वक्त। अब जब सेकेंड हाफ में आते हैं, जोटा आता है गैक्पो की जगह पे। जोटा जो है 2 येलो कार्ड्स लेता है अल्टीमेटली, और वो जो सेकंड येलो कार्ड मिला था वो भी, उससे भी फालतू ही कई सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि डिजर्व इट था, अनडिजर्व इट था। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई थिंक डिजर्व इट था, क्लियरली डिजर्व इट था। हाँ भाई,
ऐसे गेम में यही होता है भाई, जब तुम किसी प्लेयर पे फाउल कर रहे हो उस पोजीशन में जहाँ पे गोल बन सकता था, तो यू विल बी मिलेगा ही, हाँ राइट। तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। आई थिंक ज़्यादा फैंस इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं इन बातों पे लेके, बट ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग इट वाज अ फाउल वेरी इजीली, और उसी के चलते हुए रेड कार्ड मिल जाता है। लिवरपूल आर नॉट डाउन टू 9 men, उसमें से एक कीपर होता तो मतलब 8 ही लोग बचे एसेंशियली फील्ड पे। और एक ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल कमेंट है इन माय ओपिनियन, बट इट विल मेक सेंस। तुम भी बताओ तुम्हें क्या लगता है। आई थिंक जब 8 लोग थे फील्ड पे लिवरपूल के लिए, बेसिकली 9 men इन टोटल, तो इट बिकेम इवन हार्डर फॉर टॉटनहैम टू स्कोर, क्योंकि फिर सब लोग पीछे आ गए थे। हाँ, और सब सब्स्टिट्यूशन फिर सारे वैसे ही हुए, सलाह वगैरह सबको बाहर निकाल दिया कि यार तुम सारे डिफेंडर्स लेके सब गेम बचाने पे थे। ट्रेंट को ले आए थे, सलाह को निकाल के। तो वो क्लॉप की इंटेंशन इसी बात से समझ जाओ, राइट, कि सब अब पीछे बैठे रहो, इसको बस ड्रॉ कर दो किसी तरीके से। एंड सो इट मेंट कि इतना लो ब्लॉक और इतना डिफेंसिव हो गई थी लिवरपूल, टोटली रिलाइंग ऑन काउंटर्स, एंड दे कैन डू इट बिकॉज काउंटर वाला गेम उनका बहुत अच्छा है, वेरी क्विक ट्रांजिशंस। सो उनको सूट भी कर रहा था वो चीज़, और वो एकदम पीछे आए हुए थे। तो टॉटनहम के लिए इट बिकेम इवन हार्डर टू स्कोर आफ्टर लिवरपूल बीइंग डाउन टू 9 men। तो उसके चलते हुए ना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो गया था फॉर टॉटनहम टू फाइंड दैट विनर फॉर श्योर। बट इन सेइंग दैट आई वुड ऑल्सो से अगर टॉटनहम ये मैच नहीं जीती होती ना, तो इट वुड हैव बीन अ शेम। सेम मुझे वैसे लगता है, क्योंकि चाहे आप कितना भी कह लो, आई गेट दैट पॉइंट कि अल्टीमेटली 9 के 9 लोग हैं, वो सब लोग अपने हाफ में बैठे डिफेंड करने के लिए, गेम बचाने के लिए। बट द फैक्ट इज कि आप यू आर 2 man up, उसके बाद भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे कितनी भी लो ब्लॉक बैठे हो, चाहे 9 के 9 प्लेयर सारे एकदम ही उसी बॉक्स के अंदर ही आके खड़े हो, तो भी अगर आप गोल नहीं मार पा रहे हो विद 2 man up, क्योंकि अगर 1 man up भी होता है ना, तो भी देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। मतलब जिनको यू डोंट हैव टू इवन सी अ मैच फॉर दैट टू नो, क्योंकि अगर आप टर्फ पे खेलने जाओ, जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले टर्फ पे खेलने गए थे, वहाँ पे जो अपोनेंट टीम थी उनके पास एक बंदा कम था और हम लोग डोमिनेट इजीली कर पा रहे थे। कुछ दिन के कल ही तो गए थे तो मतलब आप लोग समझ जाओगे, जो लोग फुटबॉल खेलते थोड़ा भी खेला उनको समझ में आ जाएगा कि अगर एक भी बंदा ज़्यादा हो ना, तो यू कैन ईजिली गेट इट। ज़्यादा पीछे बैठ गए थे वो लोग। तो वैसा ही इस मैच में हुआ। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप उसके बाद भी जीत नहीं पा रहे हो, जो कि हम भी जीत गए थे वैसे उसके बाद भी अगर आप नहीं जीत पा रहे हो, तो फिर भाई आपकी गलती है। हाँ राइट। और इसी के चलते हुए टॉटनहम kind of looked like लिवरपूल ये ड्रॉ कर लेगी miraculously and it would have been a major victory for लिवरपूल, metaphorically बोलूँ तो। बट somehow भाई मतलब किस्मत में लिखा था कि टॉटनहम को जीतना है, राइट, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर टॉटनहम बिकॉज कभी जीतते नहीं है यूजुअली जब मैटर करता है। और यार वो जो ओन गोल आया था, तुमने देखा था वो ओन गोल? नहीं। भाई राइट विंग से क्रॉस आता है, लो क्रॉस था, और मैटअप उसे भागते भागते क्लियर कर रहा था और अंदर गोल पे टॉप कॉर्नर पे मार दिया। आई थिंक एलिसन ने ना बॉल ऐसी पकड़ती, गोल के अंदर से आती, सब उठा के फेंक दिया और वैन डिक अपने घुटनों पे बैठ गया था। आई थिंक दिस वाज वन नाइट जहाँ पे नथिंग वेंट लिवरपूल्स पे। कुछ भी, जो कुछ गंदा जा सकता था, जो कुछ गलत जा सकता था, उनके अगेंस्ट जा सकता था, सब उनके अगेंस्ट गया। तो होती यार ऐसी भी होती है, बट अगर वो ड्रॉ निकाल लेते तो आई थिंक अ बिग एल फॉर टॉटनहम एंड अ बिग डब्ल्यू फॉर लिवरपूल। बट ये तो हमने पूरा मैच डिस्कस कर लिया, और फिर लोग कहेंगे कि यार तुमने कंट्रोवर्सी तो पे आई नहीं। तो अब आएंगे भाई बिफोर टॉटनहम्स विनर, एक विनर जो है वो लिवरपूल के साइड से आ सकता था, विच कुड हैव टोटली चेंज्ड द वे द गेम वाज बीइंग प्लेड, और वो आया है फ्रॉम डियाज। उसने एक गोल मारा था जो कि रॉन्गफुली ऑफसाइड दे दिया गया था ऑन फील्ड, बट क्योंकि वो गलत था तो उसने कंसल्ट करा VAR पे जाकर कि भाई क्या सीन है, इज इट रियली ऑफसाइड और नॉट, बिकॉज क्लोज कॉल थी बट एक्चुअली में ऑन साइड ही था वो। अब यहाँ पे VAR ने उसको ऑफसाइड ही दे दिया, और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। PGMOL ने आके फिर अपोलोजाइज भी किया। PGMOL का फुल फॉर्म क्या है भाई, बता दो सबको? प्रोफेशनल गेम मैच ऑफिशियल्स लिमिटेड। बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रीमियर लीग के सारे मैचेस ऑफिशिएट करती है। तो इन लोगों ने आके जो है अपोलोजाइज करा कि हमसे बहुत बड़ा ह्यूमन एरर हो गया और लिवरपूल को वो गोल दे देना चाहिए था। वी विल गेट इन टच विद द टीम ऑफ लिवरपूल एंड जो भी मैनेजमेंट टीम है एंड अपोलोजाइज पर्सनली, ऐसे करके। एंड क्लॉप ने भी कह दिया भाई कि हम लोग अपने लीगल ऑप्शंस इस पे एवेलुएट कर रहे हैं कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं इसके ऊपर। तो मतलब थिंग्स माइट गेट सीरियस। अब यहाँ पे ये ह्यूमन एरर जो बोला है वो एक्चुअली में है क्या, मैं आपको वो समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, एक तो ना VAR में ह्यूमन एरर हो रहा है तो ये सुनकर ही बहुत अजीब लगता है मुझे कि VAR का पूरा द होल पॉइंट ऑफ VAR वाज टू टेक द मैन आउट ऑफ दिस। जो सब्जेक्टिविटी जो इंसान लेके आता है, जस्ट पुट इट आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन।
बट अल्टीमेटली क्या होता है भाई कि ह्यूमन एरर कैसे आया, रेफरी ने कहा ऑफ साइड है और उसने कहा मेरा ऑन फील्ड डिसीजन ऑफ साइड का है, अब आप चेक करके बताओ। राइट। अब वीआर में अपेरेंटली ना देखो हर चीज की बातें करने का ना एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है, एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज होते हैं टू कम्युनिकेट द मैसेज। जैसे थर्ड अंपायर के लिए क्रिकेट में होता है कुछ अलग चीजें होती हैं, वो उसमें अच्छी बात पता है क्या, थर्ड अंपायर की आप बातें सुन सकते हो, हाँ पूरे क्राउड सुन सकता है उसकी बात। दैट इज द बिगेस्ट थिंग भाई। वो फुटबॉल कब लेके आएगा मुझे समझ में नहीं आता भाई। दैट इज द बिगेस्ट थिंग जो कि होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ना, प्लेयर्स को सुनाई देता है, प्लेयर्स भी चौंचा कर रहे होते हैं तो ऐसे इशारा कर देते हैं दूर रहो। भाई क्या प्राइवेसी बना रहे हो भाई। आई थिंक एवरीबडी शुड गेट टू हियर द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि रेफरी ने कहा ऑफ साइड है गोल, अब आप चेक करके बताओ ऑफ साइड है कि नहीं है। उस बंदे को जो कि वीआर के उसमें बैठा हुआ था वहां पे, उस ऑफिशियल को लगा कि ऑन फील्ड जो डिसीजन है वो गोल का है, ऑफ साइड का नहीं है, गोल का है। तो उसने चेक करा और इनका कोई ऐसे कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कि अगर डिसीजन जो है ऑन फील्ड वाला वो चेंज नहीं होना है तो आप बोलोगे चेक कंप्लीट। बस ये नहीं कि हाँ डिसीजन जो आपने दिया वो सही है या फिर जो डिसीजन आपने दिया वो गलत है, चेक कंप्लीट या फिर ओवरटर्न ऐसे करके कुछ होगा। तो उसको लगा जो कि वीआर का ऑफिशियल था कि ऑन फील्ड डिसीजन गोल का आया, ऑफ साइड का नहीं आया। फिर उसने मॉनिटर पे चेक करा टेक्नोलॉजी के थ्रू तो पता चला कि हाँ ऑन साइड है, तो उसने कहा चेक कंप्लीट। और जो ऑफ साइड जिसने दिया था रेफरी ने जो कि ऑन फील्ड था, उससे लगा कि ये चेक कंप्लीट बोल रहे हैं मेरे ऑफ साइड दिए गए डिसीजन के लिए। बहुत ज्यादा वो है, दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी, बट यू कैन रिप्ले दिस इफ यू वांट टू। आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो बेसिकली कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुआ। ऑन फील्ड जो अंपायर में कहने वाला था, ऑन फील्ड जो रेफरी था उसको लगा कि मेरे ऑफ साइड डिसीजन पे इसने चेक कंप्लीट बोला हुआ है, तो मतलब ऑफ साइड ही है। और फिर अल्टीमेटली वो डिसीजन ऑफ साइड का ही दिया गया, वो गोल आया ही नहीं। और ऐसे जो है लिवरपूल हार गई। अब ठीक है जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो लिया जाएगा, बट यहाँ पे कई सारे लिवरपूल फैंस बोलेंगे कि यार वो गोल अगर हो जाता तो हम लोग को वो दे दो, पॉइंट शेयर कर दो, एक पॉइंट दे दो। डू यू थिंक दैट इज द राइट वे टू गो? मुझे तो सबसे बड़ा फ्लॉ इस चीज़ में ये लगता है कि इट्स नॉट लाइक कि उसका तो उसे पता नहीं चला हुआ कि क्या दिया गया है। आपने इंटरव्यू उसके बाद क्यों नहीं किया? मतलब अगर आपको बाय चांस मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो आपको जब पता चल गया कि उसने चलो गलत डिसीजन ले लिया तो आप कम्युनिकेट करो कम्युनिकेट। आपको दिख तो रहा है गेम लाइव। हाँ चाहे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हो तब भी करो कम्युनिकेट भाई। एक बड़ा गोल था, लिवरपूल अगर जीत जाती तो सेकंड हो सकती थी, जीत जाती तो फर्स्ट हो सकती थी, और ड्रॉ हो गया तो सेकंड हो सकती थी। अल्टीमेटली हार गए इसलिए 4th प्लेस पे बैठे हैं। तो मजाक थोड़ी चल रहा है भाई किसी टीम के साथ। टॉप 2 में चल रही है, टॉटनहम टॉप 2 में चल रही है, तो मजाक थोड़ी चल रहा है यार किसी टीम के साथ। अगर वो उतना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं 9 लोगों के साथ भी अगर वो अल्टीमेटली जीत ला सकते हैं तो कितनी ज्यादा तगड़ी विन हो सकती थी यार। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या पॉइंट शेयर हो जाना चाहिए? हाँ, अब इन हाइंडसाइट नहीं होना चाहिए ना? क्यों? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर इस टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि टॉटनहम की भी गलती तो थी नहीं कि उन्होंने ये चीज़ करी है। तो हैविंग सेड दैट ये जो मिस्टेक्स हुई हैं, इस लेवल का ब्लंडर नहीं देखा हमने, बट ऐसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स और भी मैचेस में हो रखी हैं। इट इज़ नॉट जस्ट दैट। मेरा इसमें पॉइंट ये है, स्पोर्ट्स जैसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ पे अगर आप इफ़ यू गो बैक इन टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड फिक्स वन पॉइंट टू मेक इट करेक्ट, डज नॉट मीन कि उसके बाद जो इवेंट्स फॉलो हैं वो भी सब सेम होंगे। फिर वो भी तो चेंज होंगे ना। राइट। क्या पता अगर वहाँ पे लिवरपूल ने अपना विनर मार दिया होता वहाँ पे उस टाइम पे, तो टॉटनहम इतना ज्यादा अपराइजिंग हो गई होती कि वो 3 गोल और मार देते। एंड हाउ डू यू प्रूव मी रॉन्ग? तुम्हें तो नहीं पता फ्यूचर में क्या था। तो जो तुम कह रहे हो कि 2-2 ही होता, उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी है जितना जो मैं कह रहा हूँ उसकी है। तुम्हें कैसे पता मेरी जो मैंने कहा उसकी प्रोबेबिलिटी कम है? राइट। तो बात वही हो जाती है कि यू कांट गो बैक इन टाइम एंड फिक्स अ पर्टिकुलर इवेंट एंड देन अज्यूम कि उसके बाद जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए वो भी फिर उसी ऑर्डर में रहेंगे और एग्जैक्टली वही कंटेंट्स होंगे उनमें। राइट। वो भी चेंज हो जाएगा फिर। तो वो अनप्रिडिक्टेबल, स्पोर्ट का पूरा पैशन और मजा ही इसमें कि वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यू आर काइंड ऑफ टेकिंग इट अवे एंड अज्यूमिंग कि और कोई चेंज हुआ ही नहीं होता अगर वो दूसरा गोल आ गया होता। राइट। सो इन हाइंडसाइट यू कांट करेक्ट इट, बट जो भी लीगल एक्शन है इसके लिए वो ले लेना चाहिए आई थिंक। As for Klopp and Liverpool, I hope that they are not going for you know that whole debate कि मुझे 1 पॉइंट देके इक्वलाइज कर दो, क्योंकि it is unfair to the other club as well. उनकी गलती नहीं थी इसमें। The most obvious action would be to sack the official that was. वो कर दिया। I think 2-3 मैच के लिए उससे बैन कर दिया गया। But sack और ban में वही 2-3 मैच में क्या ही। But would sacking be a very tough decision? I think it would be. हाँ होगी, देखने में तो लगता है होगी, बट वही बात है कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अल्टीमेटली। यार लॉस हो सकता है, बट यू ऑल्सो हैव टू
be sympathetic to the fact कि this is also a big learning event for all the other officials as well. अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद ये एक जो लूप होल था पूरे सिस्टम में कम्युनिकेशन का वो कभी क्लियर ही नहीं होता. तो इट वॉज एन ऑनेस्ट मिस्टेक, इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. राइट. सो मैं तो कहूँगा कि लाइक यू शुड कट सम स्लैक. बट हाँ, बैन आई थिंक सूट्स aptly for that. Maybe even cut his salary for a bit if you want to. Maybe don't give him the salary for that game, Tottenham versus Liverpool. But sack कर देना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. Right. तो all in all Tottenham जीतती है and I think still unbeaten है वो. Tottenham unbeaten है. Right. And City beaten हो चुकी है. In the Premier League. Right. City हार चुकी है, Tottenham नहीं हारी. हाँ. So big deal यार. Tottenham going really good. It would be interesting to see अगर top 2 में finish करते हैं कि नहीं. And Postecoglou ने तो actually में जिस level का change लाया हो Tottenham, it's crazy to see without Kane. For sure. But let's move to the Manchester disasters now. दोनों मैनचेस्टर की टीम की बातें करेंगे. पहले यूनाइटेड से शुरू करते हैं. क्या हुआ भाई यूनाइटेड के साथ? यूनाइटेड हार गई. हाँ. नया क्या है इसमें? नया क्या है? यूनाइटेड के मैच की बात करते हैं. क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच था. जो लास्ट मैच वो लोग क्रिस्टल पैलेस से अभी हुआ था काराबाओ कप में, जिसमें वो 3-0 जीते थे. With not even their A team. उससे अल्टीमेटली वो 1-0 हार जाते हैं प्रीमियर लीग में. नाउ आई थिंक कि अगर वो लोग वो मैच हार के प्रीमियर लीग में जीत जाते ना तो फैंस शायद ज़्यादा खुश होते हैं. ऑफ कोर्स. क्योंकि काराबाओ कप सब फैंस को ये पता है कि एवं टाइप का है. नॉट फॉर यूनाइटेड फैंस दो. सबसे इम्पोर्टेंट ट्रॉफी तो उनके लिए वही है अभी. नहीं मतलब मुझे लगता है कि कुछ फैंस के लिए वैसा होगा, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस है जिनको पता है कि किस स्टैचर का क्लब है, कहाँ डिजर्व करता है होना, उन सबको गुस्सा ही आता है इस चीज़ पे. बट एनीवे, गोइंग इनटू दिस गेम, सबसे पहले तो लिसांद्रो मार्टिनेज पे इंजरी अपडेट आया. उसको फुट इंजरी हो चुकी है एंड वो एक एक्सटेंडेड पीरियड तक आउट है. कोई एक प्रॉपर डिफाइंड नहीं है कि कितने तक आउट है, बट एज पर द रीसेंट रिपोर्ट्स 2-3 महीने के लिए बंदा बाहर हो सकता है. मुझे तो कोई मतलब नहीं है, बस कोपा अमेरिका से पहले ठीक हो जाए. मैं तो वही चाहता हूँ. राइट. बट हाँ, मूविंग फॉरवर्ड. एक और जो बात है, उनका जो लेफ्ट बैक था रेगियोन, जो कि हाल ही में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा था, जो कि लोन पे आया. बायर्न के अगेंस्ट भी था वो. बायर्न के अगेंस्ट भी वो भी इंजर हो चुका है. एंड एंटनी फाइनली ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है. सैंचो स्टिल आउट. एंड सैंचो पे उसने कुछ कमेंट करने के लिए मना ही कर दिया कि जो बोलना था मैंने बोल दिया, कुछ नया अपडेट नहीं है. जो फर्स्ट टीम का पार्ट भी नहीं, उनके ऊपर मैं कमेंट नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. बट ठीक है, इनकी फॉर्मेशन पे आते हैं. 4-2-3-1 के साथ गए थे. यहाँ पे एक सरप्राइज है बहुत बड़ा. बैकलाइन में डालो, लिंडेलोफ, वरान और आम्राबाद था. आम्राबाद एज लेफ्ट बैक. एंड इस मैच में कोई ट्विस्ट नहीं है. आम्राबाद वॉज दी लेफ्ट बैक. लेफ्ट बैक ही हिला वो बंदा अल्टीमेटली. कैसीमिरो और माउंट थे हमारे डबल पिवट में. माउंट हैड द एबिलिटी टू क्या कहते हैं उस चीज़ को, कट थ्रू नहीं, बेसिकली उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि आगे भी जा सकता है, बट वो पीछे भी रह ही रहा था पूरे टाइम. फ्रीडम था. हाँ, फ्रीडम इज द राइट वर्ड. राइट विंग पे हमारा पेलिस्ट्री था, ब्रूनो बीच में था एंड रैशफोर्ड लेफ्ट विंग पे था एंड हॉलैंड जो है वो अपना आगे था. नाउ मैच स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे मुझे एक बात करनी है कि यूनाइटेड ने पोजीशन वाइज तो डोमिनेट इस मैच में भी कर रखा था, बट मैं कहूँगा कि वो चांस बहुत अच्छे से बना नहीं पा रहे थे. एंड यहाँ पे आई वुड स्टिल अगेन कॉल आउट अ यूनाइटेड प्लेयर. कौन होने वाला? रैशफोर्ड भाई साहब इस मैच में पता नहीं क्या उसको भूत चढ़ा हुआ था. वो इतनी बार लेफ्ट विंग पे कट इन कर रहा था, बॉक्स के अंदर आ रहा था, बट थिंग इज कि वो पास नहीं कर रहा था. वो ट्राई कर रहा था कि मैं 3-4 प्लेयर से खुद कटा लूँ और फिर शूट लूँ. He is trying to find his January form. बट द थिंग इज कि जब आप गंदे फॉर्म में होते हो ना, तो यूजुअली प्लेयर्स क्या करते हैं कि चलो मैं इस चीज़ में अभी एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या और कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ टीम को. जस्ट पास द बॉल भाई. इट्स दैट सिंपल. जो भी बंदा आपके पास है पास कर दो उससे. कुछ उल्टा सीधा मत करो. अगर आप कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो कुछ गंदी तरीके से कंट्रीब्यूट मत करो. न्यूट्रल रहो. वो बंदा 3-4 प्लेयर्स से अकेले कटा के शूट मारने के चक्कर में था और मतलब लिटरली 99% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ हो नहीं पा रही थी उससे. तो यहाँ पे मैं रैशफोर्ड को कॉल आउट करूँगा. ओवरऑल पैलेस जो है काउंटर पे खेल रही थी, यूनाइटेड पोजीशन मेंटेन कर रही थी. फिर 25th मिनट पे अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पैलेस का एक गोल आता है एंड आई थिंक कि वो गोल उसमें यूनाइटेड की भी गलती नहीं थी. बेसिकली राइट हैंड चैनल में उनको एक अपना एक फ्री किक मिली थी पैलेस को, वहाँ से वो क्रॉस डालते हैं एंड यूनाइटेड का कोई टीममेट हेड करता है बॉल को, डिफ्लेक्ट होके बॉक्स के एकदम कॉर्नर पे जाती है, लेफ्ट कॉर्नर पे, और वहाँ से बंदा वॉली डायरेक्ट शूट लेता है फर्स्ट टाइम और वो गोल हो जाता है. आई थिंक उसमें उनाना की भी गलती नहीं थी, ना यूनाइटेड की गलती थी. इट्स जस्ट कि वो डिफ्लेक्ट होकर बॉल उस पर आ गया और उसने इस लेवल का गोल मार दिया. उनाना की तो कभी गलती होती ही नहीं है, वो तो भगवान ही उसके साथ ऐसा कर देते हैं. नहीं ऐसा नहीं है. बट इसमें मुझे स्पेसिफिकली लगता है कि अगर इसमें कोई उनाना को कॉल आउट करेगा या यूनाइटेड के डिफेंस को कॉल आउट करेगा, इट वुड बी रॉन्ग.
क्योंकि ये गोल कोई भी टीम कंसीड कर सकती थी एंड लिटरली 95% ऑफ टाइम्स ये चीज़ रुक भी नहीं पाती है इस टाइप का गोल. सो वहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यूनाइटेड को. आई थिंक ओवरऑल भी इस पूरे फर्स्ट हाफ में, क्योंकि ये गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस था सॉर्ट ऑफ, तो एक भी ऐसा चांस नहीं था जो कि क्लियर कट चांस था फ्रॉम बोथ द साइड्स. ना यूनाइटेड एक भी अच्छा चांस क्रिएट कर पाई, ना पैलेस एक भी अच्छा चांस क्रिएट कर पाई. तो यहाँ पे यूनाइटेड को कह सकते हैं कि आपके पोजेशन तो था अपना 70% तक का, आपने करा क्या उसका, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कीपिंग पोजेशन. 70%? हाँ, इतना इस लेवल की डोमिनेशन थी पोजेशन में, बट आप कर क्या पाए उससे. एंड गोल आप कितना भी कह लो चलो कि हमारी गलती नहीं थी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, गोल तो गोल है, गोल तो आप खा गए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही था उसके चक्कर में. बट ठीक है, फर्स्ट हाफ खत्म होता है. सेकेंड हाफ की बात करते हैं. सेकेंड हाफ में आई थिंक यूनाइटेड थोड़ी इमरजेंसी के साथ आई थी एंड थोड़े चांसेस क्रिएट हो रहे थे. या तो हम ब्रूनो का आउटसाइड द बॉक्स शॉट ले लें, माउंट ने हेडर मारा था, एक हॉलैंड का हेडर आया था जो कि जस्ट बच गए थे गोल होने से. आई थिंक प्रेशर इस बात का भी था कि घर पे खेल रहे हैं. हाँ, और घर पे अभी एग्जैक्टली. हाँ, इतना क्रिटिसिज्म वैसे ही चल रहा है, तो अभी नहीं दिखाओगे अर्जेंसी तो कब दिखाओगे? राइट. तो वहाँ पे आई थिंक कि एक गोल तो आना ही चाहिए था. मतलब आई नो कि एकदम थोड़ा लो ब्लॉक सा मेंटेन करके रखा था उनने एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर. बट वही बात है ना कि आप यूनाइटेड हो भाई, आपके पास टेन हैग है, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो आपको उनके साथ बेटर तो परफॉर्म करना ही है ना दूसरी टीम से. बट ठीक है, ओवरऑल भी यूनाइटेड आई वुड से कि बहुत अच्छा नहीं खेली सेकंड हाफ, चांसेस क्रिएट करे बट जब कन्वर्ट नहीं हो पाए तो इट डजंट मीन एनीथिंग. अराउंड द 60th मिनट पेलिस्त्री को टेन हैग जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है एंड गर्नाचो ले आता है. नाउ अगेन आई वुड से गर्नाचो की लास्ट परफॉर्मेंस जो थी पैलेस के अगेंस्ट, जो कि अभी कार्बाओ कप में आई थी, दैट वाज वेरी ग्रेट. राइट. एंड मैंने पॉडकास्ट में भी कहा था ये चीज़ कि अब गर्नाचो शुड स्टार्ट. उसे क्यों नहीं स्टार्ट कराया अपना? किसी जगह पे स्टार्ट करेगा? राशफोर्ड की जगह. तुम्हें लगता है ऐसा होगा? यार आई थिंक होना चाहिए. इंग्लिश बॉय, इंग्लिश प्रीमियर लीग, टेन हैग जो बोलता है अपने आप को उस टाइप का, ही इज द बॉस, तो आपको ये सब डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे ना. आप रोनाल्डो से नहीं डरे, आप राशफोर्ड से किस बात का डर रहे हो? तो मुझे लगता है कि वहाँ पे वो पेलिस्त्री की जगह लाता है. एंड वो एक जो बहुत बड़ी गलती करता है वो ये है कि वो रैशफोर्ड को राइट विंग पर डाल देता है फिर, ताकि गर्नाचो लेफ्ट विंग पे खेल सके. क्या सेंस है इस बात का? सेंस सबसे पहली बात तो ये नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट विंग पे अच्छा नहीं खेल पा रहा, राइट विंग पे जिसने भी रैशफोर्ड को देखा वो बंदा एकदम नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है. तो आपको करना चाहिए था कि आप हटा ही लो उसे, ये नहीं कि आपको चाहे कहीं और खिला दिया. लेफ्ट विंग के अलावा रैशफोर्ड कहीं और खेल सकता है, तो दैट इज ओनली अ सेंटर फॉरवर्ड. उसके अलावा वो राइट विंग पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है. तो अगर आप गर्नाचो लाए हो देन जस्ट सब्स्टिट्यूट रैशफोर्ड. डजंट मेक एनी सेंस टू प्ले हिम ऑन द राइट विंग. उसके अलावा गर्नाचो आई वुड से कि उसकी परफॉर्मेंस रैशफोर्ड से काफ़ी बेटर थी, क्योंकि जो मैंने विनीसियस जूनियर के बारे में बोला था, मुझे लगता है वो सेम चीज़ गर्नाचो के साथ है. जैसे उसके बॉल आती है वो डायरेक्ट भागता है. मतलब आई वुड से कि ओवरऑल एबिलिटी वाइज रैशफोर्ड इवन राइट नाउ इज ट्वाइस द प्लेयर गर्नाचो इज. बट एक जो चीज़ अपार्ट फ्रॉम एबिलिटी होती है ना, एक सॉर्ट ऑफ क्या बोले उस चीज़ को, जो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस बेसिकली. चाहे आप उतना लेवल पे नहीं हो, चाहे उतनी एबिलिटी नहीं है आपकी, बट यू हैव कॉन्फिडेंस. हंगर है वो, हंगर है. एंड वो चीज़ दिख जाती है खेलते टाइम. रैशफोर्ड के काफ़ी बार तो मुझे ऐसा लगता है कि रैशफोर्ड इज अंडर कॉन्फिडेंट, और जब भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो वो एकदम खोया खो रहता है गेम में. उसे पता नहीं क्या करना है, किसे पास दूं मैं, खुद चला जाएगा कहीं पे, एकदम आइसोलेट कर लेगा अपने आप को. गर्नाचो के साथ वो चीज़ नहीं है. मतलब इसलिए आई थिंक कि गर्नाचो इफ़ ही डेवलप्स एज अ प्लेयर तो उसके वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसकी, वो चीज़ उसकी फेवर में होगी, वो चीज़ उसके काम में आ सकती है. अर्जेंटाइन है भाई, अर्जेंटाइन है बट रोनाल्डो फैन है. मेन चीज़ मेंटालिटी तो अर्जेंटाइंस की होती है भाई, कुछ भी डॉग मेंटालिटी. हाँ वाला कह सकते हैं कहने को. तो फ्यूचर में अर्जेंटीना के भी काफ़ी काम आ सकता है वो बंदा. बट यूनाइटेड ओवरऑल आई वुड से कि एक और यार मतलब हार गए गेम, होम पे हार गए, प्रीमियर लीग में हार गए. 7 प्रीमियर लीग मैचेस में से 4 जो है टेन हैग हार चुका है इस टाइम पे. भाई मतलब more than 50% of the games you have lost, not even draw. Exactly. तो it's not looking good for him. And एक जो इसका आया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड have lost 4 of their first Premier League games for the first time in their history. 4 of the first Premier League games? 4 of the first 7 Premier League games for the first time in their history. First time? हाँ. अच्छा. तो टेन हैग के ऊपर और भी गर्दन पे सर लटक, गर्दन पे सर लटका, गर्दन पे तलवार लटक रही है. गर्दन पे सर ही तो लटकता है भाई. एंड एक और चीज़ के जिसके बारे में बात करूंगा वो ये है कि यूनाइटेड के जो लेजेंड्स हैं, जो अपने स्काई स्पोर्ट्स में काम करते हैं, जिनने अपना भाई उनका दिमाग खराब हो चुका है भाई. स्काई स्पोर्ट्स तो जोक बन गया बिकॉज ऑफ दीज, जो फुटबॉल सेक्शन है ना इनका. मतलब आई थिंक एंटरटेनिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा कि इतनी ज़्यादा फालतू बातें करते हैं लोग. तो वो जोक ही तो है फिर. वो नहीं, एक जो बहुत ही ज़्यादा जोक वाली बात करी है, अभी गैरी नेवेल ने एक ट्वीट डाला था, उसमें ग्लेजर्स की गलती है नहीं, सॉर्ट ऑफ मतलब कह सकते तरीके से. उसमें वो बंदा कहता, मतलब इट्स सो इडियोटिक टू से दिस,
वो बंदा कहता कि भाई बोर्ड की गलती ये है कि वो मैनेजर के अकॉर्डिंग जो मैनेजर ने प्लेयर्स मांगे वो बोर्ड ने दिए उसे क्योंकि क्या बोर्ड का कोई से नहीं है इस चीज में। मुझे लगा भाई और कुछ काम नहीं है क्या, कुछ तो सोच के बोलो भाई। अगर वो ना दे उस तरीके से साइनिंग मैनेजर के अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम। ये मैंने पहली बार सुनी है स्टेटमेंट। सेम पहली बार सुनी। मैंने पूरी जितना भी फुटबॉल देखा मैंने पहली बार ये चीज सुनी है कि बोर्ड को इस चीज पे क्रिटिसाइज करा जा रहा है कि आपने सारी साइंस टेन हैग के अकॉर्डिंग क्यों लेके आ गए। मतलब भाई आप कितना फालतू का बैक कर सकते हो किसी चीज को, मुझे समझ में नहीं आता। एंड जो भी यूनाइटेड फैंस जो कि इस टाइम पे भी ग्लेजर्स के पीछे पड़े हैं, मतलब आई नो ग्लेजर्स उतने अच्छे वो नहीं है, बट ये जो इस टाइम पे सीजन में आपके पास जो भी परफॉर्मेंसेस जो गंदी आ रही हैं, इट्स नॉट अबाउट ग्लेजर्स। भाई अगर तुम यूनाइटेड फैन होकर ग्लेजर्स को ब्लेम करो इनके लिए तो तुम गधे हो। एग्जैक्टली क्योंकि प्लेयर्स तो आपको लाके दिए ना, अब और क्या करेंगे। बेवकूफ हो भाई, तुम मैच देखना छोड़ो, तुम फुटबॉल देखना छोड़ो। हाँ हर बात पे इतना नहीं रोना चाहिए, जो गलत है उसको कॉल आउट करो। हाँ मतलब अगर आप ओवरऑल कैसे रन किया जाता है क्लब को उस पर आप सवाल उठाओ, बट ये जो लॉसेस हो रही हैं इट्स नॉट अबाउट ग्लेजर्स भाई, ये आपके प्लेयर्स की गलती है और आपके मैनेजर की गलती है। तो स्टार्ट कॉलिंग देम आउट। ये तो स्पेशली द इंग्लिश फैंस, आई नो ये पॉडकास्ट हिंदी में हम लोग कर रहे हैं तो प्रॉब्ली इंग्लिश फैंस नहीं देख रहे होंगे, बट कोई अगर तुम जानते हो ना ऐसा कोई इंडियन भी जो यूनाइटेड फैन है और इतना ज्यादा वो कर रहा है सेंटी हो रहा है, भाई आईने में जाके देखो अपने कुछ चांटा मारो भाई। मतलब चांटा मारो। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूनाइटेड के साथ ये भी है क्या? कि इनके एक्स लेजेंड्स जो है वो कायदे की बात ही नहीं करते क्लब के बारे में। वही ना, तो फैंस ही वही करेंगे, फैंस भी वही करेंगे। एग्जैक्टली, यू आर सेटिंग द रॉन्ग एग्जांपल। तो इसी के साथ यूनाइटेड हार जाती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इम्प्रूव राइट नाउ एंड एकदम लिटरली डेंजर जोन। वो इस पे भी मैंने स्टोरी डाली थी, टेन हैग इज not the danger, sorry, I'm not the danger, I'm in danger. I'm in danger। टेन हैग के साथ वो हाल हो रखा है। ये कोई फेमस डायलॉग है ना, क्या है? आई डोंट रिमेंबर किसका है, बट जैसे मैंने एक मीम देखा था, कृष्ण भगवान जो है वो यशोदा मैया को कह रहे हैं कि जब उनकी लड़ाई होने जा रही होती है कंस से, कह रहे किससे होती है लड़ाई उनकी? कंसी होती है ना, कि यशोदा मैया आई एम नॉट इन डेंजर, आई एम द डेंजर। तो वो कितना सही था और ये टेन हैग का भी कितना सही है कि भाई हालत खराब हुई है। बट ठीक है भाई, वो भी गंजा ही होता है जो उसमें जो जिस शो का वो मीम है वो शायद। अच्छा हो गया अपैरेंटली उसी आई थिंक उसका है शायद, ब्रेकिंग बैड का। हाँ तो वो गंजा ही होता है शायद उसमें, मैं देखा नहीं है मैंने, बट कमेंट करके बताना भाई जिनको पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। बट एक और बोल्ड मैनेजर पे चलते हैं अब। लेट्स टॉक अबाउट गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी। हम लोगों ने पिछले कुछ पॉडकास्ट में कहा है कि यार सिटी अभी तो जीत रही है, तो चाहे कुछ भी टैक्टिक्स कर रहे हो हम कैसी कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो। अब वो 2 मैचेस लगातार हार चुके हैं एंड ये वाला मैच जो हारे हैं इसमें इनके पास एक अच्छी टीम ना खिलाने का भी एक्सक्यूज नहीं है, राइट? बिकॉज लास्ट टाइम जो कैरबो कप में बाहर हुए थे वो लोग, तो ये था हाँ कि भाई 95% ऑफ द टीम वर नॉट इवन देयर ए टीम, तो तब समझ में आ रही थी बात। इस मैच की बात करूं वही 3-2-4-1 टैक्टिक्स थे जो कि काइंड ऑफ एक 4-2-3-1 में भी बन जाते हैं। जो मेन प्लेयर्स थे जो नहीं थे, गॉर्डियोल और रॉड्री, ये 2 मैं ऐसे प्लेयर्स कहूँगा जिन लोगों ने इस सीजन के स्टार्टिंग से हर मैच में रहे हैं बट इस मैच में नहीं थे। राइट, ऑफ कोर्स बर्नार्डो सिल्वा, डे ब्रुयना, ग्रिलिश ये लोग भी नहीं थे, बट ये लोग इंजर्ड भी रहे हैं और अभी तक कम बैक भी नहीं कर रहे हैं। तो सिटी हैज बीन विनिंग विदाउट दीज 3 प्लेयर्स एज वेल, बट ये गॉर्डियोल और रॉड्री नहीं थे और इनकी कमी, स्पेशली रॉड्री तो भाई बहुत कमी मुझे लगी उसकी, देखते ही पता चल गया था। बिकॉज कोवाचिच एंड नूनेस साथ में, उसके बाद फिर वो अपना फिलिप्स और वो फिलिप्स को लेते हैं। हाँ बॉब भी आया था शायद इसमें। ओके, तो इतना उस लेवल का नहीं है यार जो रॉड्री जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो वो दिख रही थी कमी वहाँ पे। एंड वुल्व्स ने तो एक बेसिक 3-4-3 का फॉर्मेशन सेटअप करा हुआ था। अगर मैं मैच की बात करूँ, जब वो स्टार्ट होता तो पहली बात तो वुल्व्स के घर पे मैच हो रहा था ये, बट फेवरेट्स फिर भी सिटी होती है जब भी जा रही होती है। इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम कि वो हर मैच जीते। काइंड ऑफ एन अनरियल एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट क्रेडिट टू देम भाई, उन्होंने अपने आप को इस स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है, तो यू कांट रियली कंप्लेन। राइट, जो पहला गोल आता है आई थिंक 13th मिनट के आसपास आया था, यस 13th मिनट, जहाँ पे एक ओन गोल होता है। तुमने देखा था वो गोल? नहीं। तो क्या होता है भाई कि उनका एक नेटो करके एक है राइट विंगर था वुल्व्स का, वो अपने हाथ से रन बनाता है विंग पे और वो कटाते हुए बॉल लेके जाता है। अच्छा, आके आज खेल रहा था यहाँ पे, आके अकांजी सब खेल रहे थे, तो आके जो है लेफ्ट साइड पे था, लेफ्ट सेंटर बैक था, या फिर काइंड ऑफ एक लेफ्ट बैक भी तुम कह सकते हो इन अ 4-2-3-1। तो वो था लेफ्ट विंग पर, अपने लेफ्ट विंग पे, उनके राइट विंग पे। तो नेटो कटाते हुए बॉल आया, उसको आउट मसल कर दिया, लिटा दिया आके को, फिर आगे गया बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स के अंदर तक आके उसको दोबारा चेस करते हुए आया था, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाया। और फिर रूबन डियाज ने काइंड ऑफ एक एंटिसिपेशन में कि अभी बॉल नेट के अंदर जा सकती है, शूट ले सकता है, तो उसने एक वो डाइव मारी ऐसे हाथ पीछे करके,
और उसी पे लग गई बॉल और डिफ्लेक्ट हो गया, ओन गोल हो गया। अनलकी गोल था थोड़ा, अनलकी गोल था। एंड डियास का बहुत बड़ा हाथ सेकंड गोल में भी था। ओके देखो यहाँ पे तो ये अनलकी गोल था, बट दे वर द बेटर टीम इन दैट मोमेंट, इन दैट रन, क्लियरली। वुल्व्स, हाँ, ओके जो वो रन था जिस टाइप का प्ले था, वुल्व्स वर द बेटर साइड इन दैट प्ले, ठीक है। तो वो गोल डिजर्व्ड था उस मामले से। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूरे फर्स्ट हाफ की, देखो सिटी का थ्रू आउट दिस गेम, अगर मैं आपको पूरे मैच के स्टैट्स बताऊं, 68% पोजीशन रहा उनका, ठीक है। 23 शॉट्स लिए और 8 ऑन टारगेट। वुल्व्स का सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट है पूरे मैच में, जो कि उन्होंने गोल मारा, सेकंड गोल जो था, और 3 शॉट्स टोटल में लिए सिर्फ, ओके, बट दे वन द गेम 2-1। दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ एज वेल। ज्यादा कुछ ऐसा तुम्हें घुसने की जरूरत ही नहीं है कि सिटी हैड द बॉल ऑल द टाइम, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। एक भी ऐसा चांस मुझे नहीं लगा जो बहुत क्लियर हो, बहुत एविडेंटली गोल होना चाहिए था। हार्डली शायद कुछ होगा। इवन जो गोल आता है, अगर मैं उसकी बात करूँ वारिस का, इन द 58th मिनट के आसपास कुछ आया था इन द सेकंड हाफ, फ्री किक मारता है वो, और बढ़िया फ्री किक थी बहुत, फॉर श्योर। बट वो फ्री किक आप कितनी बार कन्वर्ट करते हो, अनलेस यू आर मेसी। कितना भाई, 15-20 बार अगर आप लोगे तो शायद एक बार आप कन्वर्ट करते हो 15-20 चांसेस के बाद। तो यू शुड नॉट बी हैविंग टू रिलाई ऑन फ्री किक्स एंड सेट पीसेस टू स्कोर द विनर्स और इक्वलाइजर्स, राइट। और स्पेशली अ टीम लाइक सिटी जो कि ओपन प्ले में इतना सुंदर खेलती है, इतना डोमिनेटिंग वे में खेलती है, यू एक्सपेक्ट देम टू क्रिएट सो मेनी चांसेस एंड कन्वर्ट एटलीस्ट 3-4 आउट ऑफ देम, राइट। वो हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे बात आएगी हालैंड की। हालैंड के बारे में, या फिर शुड वी डिस्कस द सेकंड गोल फर्स्ट, बिकॉज हालैंड के ऊपर एक पूरे मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो भाई एक इसका थोड़ा बैकड्रॉप में दे देता हूँ। मैच से पहले गॉर्डियोला से हुआंग ही चान करके उनका एक प्लेयर है, उसके बारे में कुछ पूछा गया था कि अच्छे प्लेयर हैं कि नहीं है, या जो भी है, वैरायटी बहुत है, काफ़ी अलग अलग कंट्री से प्लेयर आ रहे हैं। तो उसने ना, उसका नाम याद नहीं आता, उसने द कोरियन गाय करके, अच्छा इसलिए उन्होंने वो उसने बाद में कहा था। हाँ, और अपेरेंटली उसको विस्लिंग भी बहुत हुई है स्टेडियम में गॉर्डियोला की। वुड यू रियली ब्लेम गॉर्डियोला इन दिस? I would say. Well, I don't think he should have addressed him like this, the Korean guy, especially saying the Korean guy, क्योंकि I know उसका इंटेंशन वो नहीं होगा, obviously इंटेंट वैसा टाइप का बंदा नहीं है वो, बट थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ऐसा सुनने में। बट इफ यू डोंट नो somebody's name तो तुम कैसे एड्रेस करोगे? सिंपली से कि I don't know, ये क्यों कहेगा कि कोरियन गाय, the guy from Korea, the player from Korea। मतलब अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, जैसे आई थिंक हम लोग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेरिटरी में जा रहे हैं, बट आई थिंक इस पे एक पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, तो फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस, जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस थॉट एज वी स्पीक। मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लो मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है कोई, और मुझे कोई एक प्लेयर की तारीफ करनी है, बट आई कांट रिमेंबर हिम। सपोज इंडिया की, मैं इंडियन टीम का कोच हूँ, इंडिया के IPL का कोच हूँ, और मेरी टीम में सारे इंडियंस है, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया का आया हुआ है, दूसरी टीम में, सॉरी। तो मुझे उस टीम के अगेंस्ट मैच है, मुझे उसे प्रेज करना है कि हाँ भाई ही हैज़ बीन रियली गुड इन दिस सीजन। तो मैं कैसे उसको एड्रेस कर सकता हूँ अगर मुझे उसका नाम नहीं पता, कि दैट गाय हु हैज़ कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके, या दैट प्लेयर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दैट वुड बी द मोस्ट सोबर वे ऑफ सेइंग इट, मे बी नॉट द ऑस्ट्रेलियन गाय। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ, मुझे लगता है कि एक तो पहली बात 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ही वुड हैव सेड द प्लेयर फ्रॉम कोरिया या द कोरियन प्लेयर, ऐसे कुछ करके, कोरियन गाय। हाँ, मतलब द कोरियन गाय नहीं कहना चाहिए था, प्लेयर, 2 कोरियन प्लेयर, क्योंकि गाय कहने से फर्क पड़ गया। नहीं, गाय कहने से फर्क पड़ गया। एंड सेकंड थिंग इज, क्योंकि ऑलरेडी एक सॉर्ट ऑफ वो हो रखा है अगेंस्ट एशियंस, ये सॉर्ट ऑफ है कि उनका एक थोड़ा रेसिस्ट लगता है बोलने में। बेसिकली एक शायद लोगों के दिमाग में ऐसी पिक्चर रही होगी उसके फिजिकल फीचर्स के वजह से। एग्जैक्टली ऑलरेडी बोल रखा है, ऑलरेडी हो रखा है एशियंस के साथ नॉर्मली, इसलिए शायद ये चीज़ बढ़ के आ सकती है। लाइक द सेम थिंग वुड बी सेड अगर से किसी नाइजीरियन प्लेयर के बारे में ऐसे बोला गया होता, तो भी ये लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बट डोंट यू फील कि इन द लाइट ऑफ बिकमिंग वोक, everybody is kind of losing empathy and has stopped being empathetic towards what the other person means to say? मुझे लगता है it's not even about empathy, क्योंकि ये चीज़ें बहुत नेचुरल हैं और बहुत इट्स नॉट दैट डीप जितना लोग सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। लाइक अगर कोई इस चीज़ पे ऑफेंस ले भी रहा है तो दे शुड नॉट टेक ऑफेंस। वही तो मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट दैट डीप कि आप हर चीज़ के बारे में ये मत सोचो कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था। एक्चुअल मीनिंग तो वो बहुत बुरा मानता है एक्चुअली, वो मजे ले रहा है एशियंस से। ही सो रेसिस्ट, ही जस्ट वांटेड टू एड्रेस दैट गाय, ही काइंड ऑफ फॉरगॉट द नेम। तो आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि वी हैव स्टॉप्ड बीइंग एम्पैथेटिक टू दैट लेवल कि हम लोग जो है एक बेसिक
जो वो कहना चाह रहा है उसको ही नहीं समझ पा रहे, हम उसमें भी बैड इंटेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। मतलब आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ऐसे ना हो, क्योंकि आई नो कि इस पॉडकास्ट से हम लोग उस लेवल का चेंज अभी नहीं ला सकते कि आप लोग एकदम ही, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है ये चीज़ सॉर्ट ऑफ कि हर किसी को ही प्रॉब्लम होने लग गई है हर चीज़ से। तो जो चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। सो मेनी बिगर इश्यूज। हाँ एक्चुअली एंड मतलब भाई अगर उसने कह दी ये चीज़ तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। कुछ लोगों का तो स्पेसिफिकली जस्ट बेस्ड ऑन रेपुटेशन, Guardiola would not say a thing like this उस इंटेंशन से। तो मुझे लगता है कि एंड पता है एक चीज़ मेरे को इसमें फ़नी ये लगती है कि अगर उसने कोरियन गाय कह दिया, अगर कोई कोरिया का बंदा इस चीज़ में ऑफेंस ले रहा है, दैट मीन्स कि आप अपनी कंट्री में अगर आपको बोल दिया अगर द इंडियन गाय कहते तो मैं ऑफेंस थोड़ी लूंगा इस चीज़ का। खुश होऊंगा कि भाई मैं स्पेसिफिकली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ राइट। तो अनलेस वो लाइक से बिकॉज यू आर ब्राउन तो तब कोई कुछ कर रहा हो कि वो इंडियन गाय है, वो रेस को कर रहा है कमेंट, बट उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था भाई। ही मेंट इट वेरी इन अ वेरी बेसिक सेंस। तो मुझे वही लगता है कि फालतू का थोड़ा उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू भाई नॉट टेक so many things so seriously. It's not always about you. Right. But coming on to the goal, तो भाई होंगी चान ने 66th मिनट पे एक गोल मारा था. A great goal once again, good one by Wolves. And 58th मिनट पे गोल आया इक्वलाइजर, और उसके बाद 8 मिनट बाद ही जो उनका गोल आ गया. तो मतलब ज़्यादा गैप भी नहीं था. Okay. Which then again I'll say कि सिटी को एक मौका भी नहीं दिया गया कि वो गेम पे अपना जो होता है ना पंजा जवाब पाए एक बार भी. एक देवर वन लेग इनटू द गेम, अपना दूसरी टांग लेके आ ही नहीं पाए गेम के अंदर. राइट. धक्का मार के दोबारा गिरा दिया वोल्स ने. तो डिस्पाइट हैविंग जस्ट 32% पोजीशन, जस्ट 3 shots, just 1 shot on target, they knew what they had to do. और I would praise their game plan here, क्योंकि at the end of the day जब मैच खत्म होता है तो गॉर्डियोला खुद कहता है कि there is no scope for any excuses. Okay. कि वो उससे कहा था कि मतलब वो 1-2 रेफरी ने फाउल्स नहीं दिए, वो नहीं हुआ. कहता है वो तो हर मैच में होता है. हम लोग जब प्रीमियर लीग जीतते हैं, पिछले 5 साल से इतने प्रीमियर लीग जीत रहे हैं, तो वो हम अपनी वजह से जीते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द रेफरीज. तो जब हम हार रहे हैं तो वो भी हम अपनी वजह से ही हार रहे हैं, रेफरीज की वजह से नहीं हार रहे. एंड दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट गॉर्डियोला, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई और मैनेजर होता, क्लॉप या फिर आई वुड इवन से टेन हैग, इन दोनों में से कोई भी होता तो वो लगा होता भाई टाइम खत्म हो गया, रेफरीज ने हमारे साथ ये डिसीजन हमारा वो गलत गया. भाई जो गलती होती है, अगर आप एक मैच हार रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेफरीज. इतना भी अंधे मत हो कि आप अपनी गलती समझ ही ना पाओ. सो आई नो कि क्लॉप इज दैट काइंड ऑफ अ गाय जो कि प्रॉब्ली गलती समझता भी होगा, बट वो पब्लिक में आके ये चीज़ बोल देता ताकि उसके प्लेयर्स को कोई कुछ ना बोले. बट स्टिल आई वुड से कि अगर आपकी टीम मैच हारी है तो इट्स 80% योर फॉल्ट एंड 20% ऑफ द रेफरीज, अनलेस एंड अनटिल कोई लिवरपूल टॉटनहम जैसा मैच हो, बहुत ही ब्लेटेंट कुछ हो गया. राइट. तो हाँ यार, मतलब इन हाइंडसाइट अगर अब मैं एक और पॉइंट जो मुझे बात करनी थी वो हालैंड वाले पे आते हैं. हमने हालैंड को देखा है कि हाउ व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग ही विल स्कोर 3, 4, 5 गोल्स वेरी इजीली. हैट्रिक्स तो कुछ मजाक ही लगता है उसके लिए. बट एज सून एज यू कट द सर्विस ही इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन द गेम, बिकॉज टचेस उसके वैसे भी ज़्यादा नहीं होते. जिन मैचेस वो हैट्रिक मारता है उसमें भी उसके टचेस हार्डली, मतलब आई थिंक 50 भी नहीं होते भाई. 50 तो बहुत बड़ा है, 30 के आसपास ही होते हैं. अभी हैट्रिक जो उसने लास्ट मारी थी उसमें उसके 19 टच थे, तो मतलब 30 भी बहुत बड़ी बात हो गई. So with such less involvement but absolute pure efficiency, credit to him. But when that service is being cut off, how do you explain or justify your involvement in the game for Haaland? मुझे लगता है कि क्या वो वैसे टाइप के रन्स भी नहीं निकालना बंद कर देता है, या फिर वो अपने टीममेट्स के लिए वो स्पेसेस क्रिएट करना भी बंद कर देता है. क्योंकि which is what you said कि center forward का off the paper मतलब अगर आप गोल नहीं मार रहे हो तो these are things that in which way you can contribute to the team still. बट अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, एंड देर आर सम गेम्स जहाँ पे आप शायद वो भी ना कर पाओ, क्योंकि आप थोड़े उस लाइन में फंस जाते हो कि क्या मेरे को हमेशा बॉक्स में रेडी रहना है उस चीज़ के लिए फॉर दैट क्रॉस टू कम इन, क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी कहीं ना कहीं क्रॉस आ सकता है, especially with the quality that City has. I think City is the best team for him to learn a lot of skills, be it passing, be it understanding the tactical side of it. एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसकी ये होगी, इज सिटी स्पॉइलिंग हिम बाय सर्विंग हिम एवरीथिंग ऑन अ प्लैटर विद गाइज लाइक डे ब्रुयना, सिल्वा, रॉड्री. आई वुड ट्रस्ट गॉर्डियोला दैट मच, क्योंकि जो भी बंदा गॉर्डियोला के अंडर आता है अल्टीमेटली जब वो वहाँ से निकलता है
तो उसके बाकी चीज़ें भी ओवरऑल गेम उसका इम्प्रूव ही होता है. एंड आई वुड से द सेम फॉर हालैंड, क्योंकि जब हालैंड आया था इवन लास्ट सीजन हमें देखने को मिला कि कंपैरेटिवली उसका गेम इम्प्रूव हुआ ही हुआ था. नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट स्कोरिंग गोल्स बट ओवरऑल भी. जैसे चैंपियंस लीग में आई रिमेंबर उसने वो असिस्ट दिया था बर्नार्डो सिल्वा को व्हेन ही कुड हैव टेकन अ शॉट. जैसे एम्बापे ले लेता उस पोजीशन में, उसने क्रॉस करके दे दिया बर्नार्डो सिल्वा को जिसने इजीली हेडर मार दिया. सो आई वुड से कि इम्प्रूव हुआ है गेम, बट हैविंग सेड दैट सिर्फ एक सीजन में आपकी उस लेवल की इंप्रूवमेंट नहीं आएगी. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम ईयर्स. तो बाय द टाइम ही लीव सिटी, अगर छोड़ता है या फिर डिपेंड्स गार्डियोला कितना टाइम तक रहता है, आई वुड होप एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम गार्डियोला कि वो उसको थोड़ा बेटर प्लेयर बना के ही जाए. तो अगर एट दिस मोमेंट इन टाइम अगर उसके पास वो स्किल्स नहीं भी हैं, तो बाय द टाइम हिज नेक्स्ट मूव कम्स, आई थिंक वो चीज़ें आ चुकी होंगी उसके पास. Who knows. बट ठीक है यार, यहाँ से आई थिंक हमने फुटबॉल की सारी बातें कर ली हैं. अब थोड़ा फन सेगमेंट पे चलते हैं. अब आते हैं क्रिकेट पे एंड स्टार्ट करेंगे बाय रिएक्टिंग टू ऑल द वर्ल्ड कप जर्सीज. वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी बातें भी करनी है, पूरे नैरेटिव की बात करनी है, वर्ल्ड कप के आसपास क्या है, हाइप कितनी है. बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग फन. जर्सीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं. आई थिंक अब क्योंकि वॉर्म मैचेस आ चुके हैं तो सबकी जर्सीज भी ऑफिशियली आ ही चुकी हैं. राइट. ऑल द कुछ टीम से तो मैच खेलने को उनको मिला ही नहीं बिकॉज ऑफ रेन. बट ठीक है, हम लोग अपने फ़ोन से जर्सीज निकालते हैं एंड काफ़ी जर्सी हम लोग पहली बार देखने वाले हैं, तो उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे. लेट्स रिएक्ट फर्स्ट ऑन इंडियाज़ फेवरेट. कौन? इंडिया फेवरेट न्यूजीलैंड. मतलब आइडियली इंडिया फेवरेट इंडिया होना चाहिए. मुझे भी लगा न्यूजीलैंड. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट न्यूजीलैंड भाई? क्या लग रही है जर्सी देख के? आई थिंक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, स्पेशली इसमें जो इन्हें नीचे स्ट्राइप्स दे रखे हैं वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं आ रही. इट इज बेसिकली रिकॉल टू वन ऑफ देयर ओल्डर जर्सीज इन द 90s और 80s. ओके. तो एक रेट्रो वर्जन निकाला है. मतलब जो भी आई थिंक इससे बेटर प्रॉब्ली न्यूजीलैंड कर सकती थी. यूजुअली बहुत ज़्यादा डिजाइन देखने को मिलते भी नहीं है न्यूजीलैंड की जर्सी में. इट्स सिंपल ब्लैक सिल्वर या थोड़ा सा ब्लू डाल देंगे. एक टाइम पे एग्जैक्टली व्हाट आई वाज कमिंग टू. एक टाइम पे ना न्यूजीलैंड का एक वो ब्लू के साथ एक थोड़ा सा मर्ज से करी हुई जर्सी आई थी इन द मिड 2010s. वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी. आई थिंक 2015 की थी वो, जब ब्रेंडन मैकलम फाइनल तक लेके गया था. आई एम नॉट रियली श्योर कि वर्ल्ड कप ईयर की वो रही है कि नहीं है. अच्छा, ओके. क्योंकि मतलब काफ़ी ओवर द ईयर्स काफ़ी बार ऐसे ओकेजन आए जहाँ पे वो लोग ग्रे की जगह ब्लू के साथ ट्राई कर रहे हैं. तो एक ऐसी जर्सी थी जहाँ पे वो बहुत अच्छा एक मुझे लगा था पैटर्न उनका देखने में. बट यहाँ पे तो ब्लू हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा. सिर्फ स्लीव पे एक स्पॉन्सर का वो है लोगो, उसको देखने को मिल रहा है हमें. राइट. आई थिंक आई लाइक द सिल्वर लाइनिंग्स ऑन द स्लीव्स. यहाँ पे जो दोनों पे यहाँ पे जो कट आया हुआ है स्लीव्स का, जो ग्रे कलर का है, वो अच्छा लग रहा है देखने में. थोड़ा कफ सा लुक आ रहा है. और हर जर्सी पे जो है मेन स्पॉन्सर नहीं है टीम के नाम के ऊपर, तो वो अच्छा लग रहा है. अच्छा ही लगता है कंट्री के नाम के ऊपर. बट हाँ यार, ये जो थोड़ा जेल वाला लुक आ रहा है, थोड़ा यूवेंटस की याद दिला रहा है. मनहूस क्लब की. बट आई थिंक वही ना कि जो नीचे उनने स्ट्राइप्स डाल दी उससे वो थोड़ी वाइब खराब हो गई पूरी उस जर्सी की. हाउ कुड हैव दे मेड दिस बेटर? मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ ओवरऑल कंप्लीटली ब्लैक कर देते और ये जो भी इनका जो बेसिकली जेल के अलावा नीचे पूरा ब्लैक कर देते तो भी मुझे अच्छी लगती है जर्सी. ऐसे बीच में से लाइंस के बीच में से न्यूजीलैंड लिखा हो, वो अजीब सा मतलब मुझे पट्टा बना हुआ है बीच में. आई डोंट थिंक उतना गंदा लगता देखने में जितना अभी लग रहा है. बेसिकली बेटर ऐसे कर सकते थे अगर वो जो पट्टा कह रहे हैं वो भी हटा देते तो वो एकदम ही ब्लैक हो जाती. तो यू कांट रियली गो रॉन्ग विद समथिंग दैट इज टोटली ब्लैक. टू प्लेन भाई. ये भी पता है एक नैरेटिव है जिसके ऊपर मैं आऊंगा अभी, ये टू प्लेन वाला, बिकॉज इसमें भी थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मेरा. ऑल्सो अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल लाइक न्यूजीलैंड जर्सी दिस टाइम. ओके. सो जितने भी अच्छा जो भी हम जर्सीज के बारे में बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स सारी टीम से जर्सी कवर करेंगे. तो आई वांट यू ऑल टू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपके क्या ओपिनियंस हैं. आप एग्री करते हो कि नहीं? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. मजा आएगा इसमें. बट हाँ, एनी अदर चेंजेस या फिर आई थिंक यही कर सकते थे. अगर इसके अलावा कोई डिज़ाइन बनता तो भी मुझे लगता है थोड़ा ओवर हो जाता, क्योंकि ऊपर सब खाली और नीचे एक डिज़ाइन बना दिया आपने, वो भी अजीब. या तो पूरे भी पूरे में प्रिंट होता तो अच्छा लगता. बट जैसी ये जर्सी है इसको आई थिंक बेटर ऐसी बना सकते थे कि नीचे आप पूरा प्लेन ब्लैक कर दो. राइट. ठीक है यार, आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर. बट एक ये ना सीन है कि ब्लैक कलर के साथ तो कभी ज्यादा वो खराब लगती नहीं कोई. एग्जैक्टली. हाँ, ट्रू. हमने बारसा के लिए भी ये कहा था कि जब भी वो गोल्डन कलर आ जाए साथ में, बायर्न म्यूनिख के लिए कह रहा है कितनी बार. आई थिंक क्रिकेट में भी जब ब्लैक आपका कलर होता है तो यूजुअली इट लुक्स गुड. राइट. बट नेक्स्ट किस पे चलना बताओ भाई? पाकिस्तान पे कर लेते हैं. चलो, पाकिस्तान की भाई जो इन लोगों काफी फ्लैशी जर्सी है. फ्लैशी, और जो लॉन्च करी है जो फोटो बाबर आजम की, वो देखने में काफी मतलब तगड़ी सी लग रही है. फ्लैशी सी, पीछे नियॉन का पूरा वो दिया हुआ है, इफेक्ट डाला हुआ है, शक्ल पे पूरी शेडिंग में हुई है लाइटिंग की. हाउ वुड यू रेट दिस जर्सी?
पर्सनली मुझे पसंद नहीं आई, क्यों? क्योंकि आई थिंक थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी है ये जो ऊपर इन्होंने डिज़ाइन बनाया है। रियली? मतलब मुझे आई डोंट थिंक मुझे उतनी पसंद, मतलब मैं नहीं पहनूंगा ये जर्सी। भाई मेरे को तो अच्छी लग रही है जर्सी देखने में। मुझे तो थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी लग रही है। मतलब लाइक व्हाट इज सो फ्लैशी अबाउट इट? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा ना अभी कि थोड़े प्लेन हो, यू कांट रियली गो रॉन्ग विद अ प्लेन जर्सी। मैं उस कैंप से आता हूँ जिसको प्लेन जर्सी थोड़ी ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा। तो मुझे ये थोड़ी ज़्यादा ही फ्लैशी लग रही है देखने में, इसलिए मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जर्सी। ऑल्दो वैसे फ्लैशी क्या है इसमें? पूरा जो इसका टोर्सो है उसमें काफी कुछ तो खाली है, बस वो स्टार की बॉर्डरिंग तुम्हें थोड़ी दिख रही है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये एनिमेटेड है। हाँ। एंड हो सकता है कि सीजीआई लग रहा है देखने में। वही तो, इसकी बॉडी भी ऐसी तो नहीं है जैसी लग रही है देखने में। बट आई थिंक क्योंकि काफ़ी जो भी ऐसे सीजीआई इमेजेस आती हैं, जो जर्सी इसमें होती है और जो जर्सी फाइनली पिच पे दिखती है, बहुत डिफरेंस होता है। वी सेड द सेम थिंग और जब हम लोग आईपीएल की जर्सीज पर ऐड करते थे, एलएसजी की जो जर्सी थी वो चमकता, वो बहुत ही अजीब लग रहा था देखने में। और उसमें जो सीजीआई बनाई थी वो तो क्या ही बना दिया वो था तो हाँ, जब अलग ही लग रही थी एकदम। सो हैविंग सेड दैट, शायद ये जर्सी जब पिच पे देखने को मिलेगी तो शायद इतनी गंदी ना लगे जितनी। मैंने तो न्यूजीलैंड वाला मैच देखा था तो इट वाज नॉट लुकिंग बैड। ओके, मुझे अच्छी लग रही थी देखने में। ये जर्सी का देखना पड़ेगा। मतलब अभी जो फोटो है हमारे पास जो इन्हें निकाली ऑफिशियली, उसमें मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है देखने में। चलो ठीक। व्हाट वुड यू से? मुझे तो अच्छी लग रही है यार। मतलब जो कलर, जो स्टार का जो पूरा बनाया हुआ इन लोगों ने बीच में, उसमें शेड्स भी अलग अलग डाली हुई हैं। इट इज़ नॉट लाइक जैसे जो तुम बॉटम राइट पे देखो उसका, तो वो थोड़ी ज़्यादा लाइट ग्लोई है। राइट। अगर सारी इस कलर की होती तो अजीब सा लगता बहुत ज़्यादा कि मतलब जोकर ही बना दिया। बट क्योंकि वो थोड़े डल शेड्स भी हैं उसके, फिर ऊपर थोड़ी ग्लोई शेड्स भी हैं, नीचे थोड़ी ग्लोई शेड्स भी हैं, तो ओवरऑल देख के एक अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब नॉट टू प्लेन बट ऑल्सो फ्लैशी व्हेन यू नीड इट टू बी। एक तो अभी तक हमने जितनी जर्सीज देखी है सब में कॉलर है। वैसे डू यू लाइक जर्सीज विद कॉलर या विदाउट कॉलर? क्रिकेट में आई थिंक देयर शुड बी कॉलर ऑलवेज। एंड व्हाई डू यू से सो? इट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट। अच्छा, इसलिए हिस्टोरिकली हर जगह कॉलर रहती है। तो जैसे अभी इंडिया की T20, आई नो हम लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं बट बिकॉज यू आर स्पीकिंग अबाउट जर्सीज, T20 जर्सी में जो है अभी इस बार कॉलर नहीं है। आई थिंक थोड़ा वैसा टाइप का था जो पिछले 2-3 बार से नहीं आया कॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप की जर्सी थी विच लुक्ड रियली गुड, आई थिंक सब मानेंगे इस बात को। ऑल्दो MPL लिखा हुआ था उसके ऊपर, बट बढ़िया जर्सी थी काफी। थोड़ा वो एक टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल टाइप का एक थोड़ा वो लग रहा था देखने में, फील आ रहा था। बट आई थिंक कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। उसमें भी वो कॉलर वैसे टाइप का था, एथनिक टाइप का था, थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ से, हल्का सा उठा हुआ था। एंड वो बटन्स लगे हुए थे थोड़े से, एज सच कोई प्रॉपर कॉलर नहीं था जिसमें वो आता है पूरा ऊपर से। राइट। और ये 2-3 बार से हो रहा है। फिर रिमेंबर 2016 की T20 वर्ल्ड कप जर्सी जो थी हमारी, उसमें भी कॉलर नहीं था। मे बी दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने देखा था ऐसा होते हुए। उससे पहले हमेशा कॉलर होता था, शायद उस टाइम पे पहली बार आया था ऐसी जर्सी। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। आई थिंक क्रिकेट में हमेशा कॉलर होना चाहिए। आई नो फुटबॉल में यूजुअली नहीं होता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ, इनफैक्ट फुटबॉल में जब कॉलर होता है तो अजीब लगता है मुझे थोड़ा। मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लगती है जर्सी जिसमें कॉलर होती है। इट इज रेयर दो। हाँ, रेयर तो है, बहुत रेयर है। तो क्रिकेट में उल्टा है, क्रिकेट में हमेशा होती है। अब कल को तुम टेस्ट में भी तुम कॉलर हटा दोगे तो थोड़ा अजीब लगेगा मुझे, वो ज़्यादा ही अजीब लगेगा। सो आई थिंक कॉलर्स होने चाहिए। राइट। एंड आई डोंट नो अगर बाकी हर टीम में भी कॉलर रखा है कि नहीं रखा है, बट आई होप रखा हो। मूविंग ऑन, लेट्स रिएक्ट टू श्रीलंका। Right. Sri Lanka has also kept a collar. And what are your first feelings about the jersey? Again, मुझे अच्छी नहीं लग रही जर्सी। आई नो इन्हें अपने थोड़ा जो इनके टिपिकल कलर्स है येलो ब्लू वाले, वो उन्हें रखने की कोशिश करी है सामने, बट मुझे लगता है कि पूरा जो इन्हें यहाँ पे पूरा ही छाप दिया है ना, वो चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है देखने में। एंड साइड में एकदम ब्लू कर दिया, डार्क ब्लू, मतलब थोड़ी अजीब लग रही है देखने में। पता है श्रीलंका ओवर द इयर्स हैज स्टक टू द डार्क ब्लू कलर काफी। इनफैक्ट अभी जो हमने एशिया कप में भी देखा था तो डार्क ब्लू कलर था। आई वुड रियली फैंसी देम वेयरिंग दिस लाइट ब्लू शेड जो इन लोगों ने अपने चेस्ट पे जो लगाई हुई है। ओके, ये अगर डोमिनेंट कलर हो इंस्टेड ऑफ लाइट ब्लू तो एक काफी एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आएगा थोड़े। हाँ, इंडिया ही कॉपी लेगा। नॉट एग्जैक्टली बाय द लेटेस्ट जर्सीज दैट इंडिया हैज, एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं होगा आई थिंक। मतलब आई थिंक काफी येलोइश पैटर्न मिक्स कर दोगे उसमें तो फिर इंडिया की कलर स्कीम बहुत अलग है। टुवर्ड्स यू नो ब्लू एंड ऑरेंज थोड़ा सा आ जाता है। तो आई थिंक अगर ये लोग वैसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। इन सेइंग दैट आई काइंड ऑफ गॉट बोर्ड ऑफ द जर्सीज दैट श्रीलंका हैज प्रोड्यूस्ड ओवर द ईयर्स। सारी बहुत ही वन डायमेंशनल लगती हैं, तो आई थिंक इट इज एन अपग्रेड फ्रॉम दैट। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं थोड़ा बोर हुआ हूँ बहुत टाइम से।
तो आई गेट योर पॉइंट, क्यों तुम कहोगे कि ये तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है इसके अंदर, कंसिस्टेंसी नहीं लग रही, अजीब सा लग रहा है, एकदम सी बहुत ही अब्रप्टली कट हो जा रही है चीज़ें यहाँ पे। तो जैसे जो येलो और ब्लू का भी जो पैटर्न है यहाँ पे, अगर वो थोड़ा सीमलेसली बना होता है ना, थोड़ा सीमलेस ट्रांजिशन होता है, ऐसा लग रहा है बीच में से एक लाइन काट दी है राइट अलग सी, नीचे यहाँ पे झंडा है और यहाँ पे लाइन बना दी है और नीचे भी ये गोल गोल से डिजाइन बने हुए हैं, पता नहीं क्या है, बट मे बी दैट सिग्निफाइज समथिंग इन श्रीलंका इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई आई डोंट रियली नो। एक मुझे अच्छी छोटी डिटेल जो यहाँ पे लगी हुआ है, कॉलर पे इनका श्रीलंका का वो लोगो बना हुआ है हाँ। वो मुझे अच्छा लगा, काइंड ऑफ व्हाट आरसीबी डज। और वो भी ट्रॉफी नहीं जीतते और श्रीलंका भी नहीं जीत रही कुछ टाइम से हाँ। तो देखते हैं भाई, ऑल द भाई एशिया कप जीते थे अभी कुछ साल पहले, कोई नहीं इस बार तो हार गए। बट हाँ यार, मतलब आई वुड स्टिल से कि थोड़ा मुझे तो बेटर लग रहा है, बिकॉज लाइटर शेड्स ऑन द टॉर्सो, थोड़ा सा विजिबल लग रही है मुझे जर्सी पहले से ज़्यादा, और लाइवली लग रही है। इससे पहले थोड़ी सी डल सी लगती थी मुझे, लाइक वोंट यू एग्री विद दैट? मतलब हाँ थोड़ी लाइवली तो लग रही है। आई थिंक जहाँ पे भी थोड़े ऐसे ब्राइट कलर्स आ जाते हैं जो कि श्रीलंका यूजुअली नहीं रखती, जहाँ पे भी ब्राइट कलर्स डालेंगे थोड़ी लाइवली तो लगेगी देखने में, तो उस चीज़ में है। बट भाई हमने रेट नहीं किया जर्सीज, अगर न्यूजीलैंड वाली जर्सी रेट करनी हो तो कितनी करोगे? अच्छा रेट क्या हमें साथ के साथ ही करना चाहिए या फिर करने के बाद पूरा एंड करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव हो जाएगी ना चीज़? ठीक है, या फिर चलो लेट्स डू इट ऑन द गो, ठीक है, तो मजा आएगा। न्यूजीलैंड के लिए क्या कहोगे? 7 जेल के बाद भी? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि लाइक ब्लैक इज नॉट रियली exactly you can't really go bad with it. I think 7 is fine. I think 7 should be fine. पाकिस्तान के लिए तुम क्या कहोगे? और रादर चलो अच्छा ठीक है, वी हैव टू अग्री ऑन अ कॉमन ग्राउंड, ठीक है, तो 7 उसके लिए लगता है। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? 5। या फिर एक काम करते हैं, हम अपनी रेटिंग्स देते हैं ना, लेट द लिस्टर्स डिसाइड उनको क्या चाहिए। तुम बताओ। पाकिस्तान को मैं 5 दूंगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के लिए आई विल आल्सो स्टिक टू 7। पाकिस्तान के लिए आई वुड स्टिल से 7 in a different way. Like New Zealand looks good in a different way, पाकिस्तान वाली भी looks good in a different way. Fair enough. श्रीलंका के लिए 4. I don't like this jersey. मतलब I would probably wear, मतलब मेरे को पाकिस्तान की जर्सी इससे बेटर लगी देखने में। नहीं है बेटर। I will say 5 for श्रीलंका. Like I was on 7 for, मतलब you said 7 for पाकिस्तान एंड अपना न्यूजीलैंड भी, तो आई थिंक उसके रिलेटिव टर्म्स में देखे तो ये थोड़ी कमी है। वही एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैं श्रीलंका को 5 दूंगा। बट लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं इंग्लैंड पे। आई थिंक इंग्लैंड की जर्सी सुंदर है, बट एक चीज़ जो है क्यों सुंदर है ये मैं वही बताऊंगा, क्योंकि इन सेइंग सो मैंने अभी कहा मेरे को प्लेन जर्सीज पसंद है। आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादा ही प्लेन लग रही है। यही जो इन्हें रेड टिंच डाला है ना, आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं नीचे की तरफ में, क्योंकि वो पैटर्न बने हुए हैं हर जगह। यार आई एम नॉट अ फैन ऑफ जर्सीज दैट वर्टिकली डाइसेक्ट देयर जर्सीज इनटू 2 halves. ओके, जर्सीज दैट वर्टिकली डाइसेक्ट देयर जर्सीज, मतलब तुम समझिए, मतलब कि टी शर्ट को मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ना बनी हो, वो जो तुम कह रहे हो अगर वैसा होता तो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। बट मैं ये कहूँगा इट लुक्स प्लेन बट इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ पैटर्न इन इट, सो है आई थिंक। बट ये वो चीज़ें जो कि शायद जब हम ऑन पेज देखें तो इतना प्रॉपरली दिखे ना ये सब पैटर्न्स। ऑल्सो पैटर्न है, अच्छी बात है, लेकिन ये पैटर्न का सेंस क्या बन रहा है? बहुत ही कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसके अंदर। ऊपर अलग है, नीचे अलग है, कुछ अलग ही कुछ चल रहा है कहीं पे भी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली एज यू नो इफ एज अ कस्टमर कि मैं क्या सेंस बनाऊँ इसका। इनकी कॉलर भी काफ़ी डिफरेंट है, इट्स नॉट अ यूजुअल कॉलर, राइट। तो आई थिंक अच्छी लगेगी इंग्लैंड होने के बावजूद बताओ, जिन्हें क्रिकेट इन्वेंट करा है एंड हु आर सो पर्टिकुलर अबाउट देयर मैनर्स एंड स्टफ, उन लोगों ने ये करा हुआ है भाई। तो काइंड ऑफ वियर्ड कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड फॉर श्योर। इन लोग का जो भी रिसेंटली वो जो रेड वाला जो काफी इन्वॉल्वमेंट था बीच में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो ऊपर पूरी रेड थी। तो वुड दैट बी बेटर देन दिस? मतलब तुम क्या कलर स्कीम प्रेफर करोगे इंग्लैंड के लिए? आई थिंक रेड डोमिनेंट कलर, आई वुड से ब्लू होना चाहिए। व्हाई? मतलब देखने में बेटर लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है। फुटबॉल में तो वाइट ही होता है। हाँ, फुटबॉल में तो वाइट ही होता है, वाइट में भी उनका वाइट डोमिनेंट होता है और ब्लूइश थोड़ा वो होता है। और बड़ा अजीब लगता है मुझे भाई, इंडिया का हर जगह ब्लू ही होता है, मतलब कंट्रीज पाकिस्तान का हर जगह ग्रीन ही होता है। राइट, तो अजीब लगता है मुझे देख के कि इंग्लैंड का हर कोई कलर बना रखे हैं लोगों ने। मतलब ऑल्दो अगर वो एकदम फुटबॉल टाइप की रखेंगे तो थोड़ी टेस्ट टाइप की लगने लग जाएगी वो जर्सी देखने में। बट हाँ, मतलब वाइट और ब्लू मिक्स करना चाहिए। वाइट तो वैसे भी आप नहीं रख सकते इन लिमिटेड ओवर्स हैं, क्योंकि वाइट बॉल है ना। अच्छा, हाँ, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं लोग। नहीं तो द चॉइस इज बिटवीन रेड एंड ब्लू।
नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि डोमिनेंट कलर आई थिंक ब्लू होना चाहिए ब्लू होना चाहिए. Sounds more like England. इंग्लैंड एंड But I can't make sense of the pattern. Could have looked good, but especially जो ऊपर ही चल रहा है अजीब सा, यहाँ पे कुछ अलग बना रखा है, फिर नीचे स्ट्राइप्स हैं. Don't really like this jersey. How would you rate it? मैं तो 6 करूंगा. I would say I would also give it 6. So it's better than Sri Lanka but worse than Pakistan and New Zealand. And for you? मेरे लिए इट्स बेटर देन पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड वर्स देन न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड अभी हम लोग के टॉप पे है. आई थिंक इसी कलर में इसका वो कॉलर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. लाइक सुंदर होगा देखने में ये. नॉट ट्रेडिशनल दो ऑल द क्रिकेट फैंस. बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू साउथ अफ्रीका नाउ. अभी हमने 4 जर्सीज रेड कर लिए. ये 5वीं है, मतलब ये हाफ वे थ्रू. साउथ अफ्रीका का देख के क्या लग रहा है भाई? लेट मी पुल अप टू साउथ अफ्रीका. इज वेरी प्लेन भाई, इज वेरी प्लेन. साउथ अफ्रीका की हाँ थोड़ी प्लेन है बट आई थिंक लाइक देयर इज पैटर्न ऑन द स्लीव्स. हाँ बट जो टोर्सो है सामने का पूरा वो एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन ग्रीन. राइट. सम पैटर्न ऑन द कॉलर जो कि वो ऐसे 2 स्ट्राइप्स आती हैं. मुझे वो अच्छा नहीं लगता कॉलर पे. राइट. लाइक इवन नॉर्मल कपड़ों पे भी मुझे अच्छी नहीं लगती वो चीज़. पोलो टी शर्ट्स में से कॉलर पे ऐसे दो तो पता नहीं भाई, मतलब दैट्स माय पर्सनल. आई थिंक डिसेंट है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है. But it's although okay. the green color looks better than what Pakistan has. हाँ. Looks more eye soothing. थोड़ा लाइट है ना. Sea green type का. पाकिस्तान का थोड़ा ज्यादा डल ग्रीन होता है. डल ग्रीन होता है, राइट. तो ये कलर मुझे ग्रीन वाला बेटर लग रहा है फॉर श्योर. बट ओवरऑल अगर मैं जर्सी की बात करूं, इज इट टू प्लेन? Although you said you like plain. इसमें भी है, इनमें पैटर्न्स तो है ना कॉलर ये साइड में. पूरे टी शर्ट में जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें तो कुछ भी नहीं है. सो हाउ वुड यू रेट इट? क्या लगता है? मुझे तो सुंदर लग रही है. आई वुड से 6. जैसे मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जो इसके स्लीव्स पे जो पैटर्न है ना, मुझे वो पसंद आ रहा है. मुझे भी, मैं वही कह रहा हूँ. तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न इंग्लैंड की जर्सी पे होता तो इट वुड हैव बीन सो मच बेटर फॉर मी पर्सनली. अभी जो पैटर्न है बहुत अजीब सा लगता है इंग्लैंड पे. ओके. बट ये जो पैटर्न है साउथ अफ्रीका का, ये भी अगर मान लो कुछ एक फेड वाले टाइप में अगर टोर्सो पे भी ले आते, ऐसे ग्रेजुअली टिल्टेड की, मतलब ऊपर नहीं है फिर फेड होता है वो दिख रहा है. बट आई थिंक अच्छा लगता है काफी देखने में. मतलब मुझे, मैं आई वुड से कि आई वुड गिव इट अ 6. टाइड विद इंग्लैंड. हाँ, ऑल्दो इन सेइंग दैट आई वुड से कि प्रोबब्ली अगर इंग्लैंड और इसमें मेरे को चॉइस मिलेगी पहनने की तो मैं शायद ये वाली पहनूं, ग्रीन वाली. सेम साउथ अफ्रीका की, बिकॉज थोड़ी बेटर है. They are very they know what they are doing with their jersey. England का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत confused है भाई, क्या करना चाह रहे हैं अपनी jersey के साथ. I would say 6.5. More than slightly England. better than England. I would tie them with England at 6. Okay. So still lower than Pakistan and अपना New Zealand, but better than Sri Lanka for sure. मेरे लिए अभी टॉप 3 में आएंगे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड. अच्छा, तो पाकिस्तान वाली इतनी गंदी लग रही है? हाँ, मेरी सबसे नीचे है ना उसमें. सबसे नीचे नहीं, श्रीलंका के ऊपर. राइट. सब कॉन्टिनेंट से तुम्हें हेट है क्या? नहीं, अभी इंडिया की आएगी भाई. सो ठीक है भाई. आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए भी द ओनली रीजन वाई आई एम पुटिंग देम लेवल बाय अपना ये इंग्लैंड, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी प्लेन जर्सी, इज बिकॉज जो जर्सी के थ्रू जो उनकी मैसेजिंग है ना, इट इज़ वेरी क्लियर कि एज आई सेड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. इंग्लैंड का बहुत कंफ्यूज लगता है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश. राइट. व्हाट अबाउट बांग्लादेश? अनदर ग्रीन जर्सी. बांग्लादेश की जर्सी उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही है मुझे देखने में. ओके. स्पेशली जो टॉर्सो में इनका जो ये ऑरेंज वाला पैटर्न है, आई लाइक इट. मतलब मुझे देखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा. एक चीज़ जो इन्होंने अच्छी ये करी है कि इनने ये प्रॉपर पूरी टी शर्ट में पैटर्न एक रखा हुआ और सुंदर लग रहा है पैटर्न, कुछ खराब नहीं लग रहा मुझे तो. हाँ, ये जो डार्क ग्रीन वाला आई वुड से वो ठीक लग रहा है देखने में. मैं एक चीज कहूंगा यहाँ पे, अगर ये कलर ग्रीन की जगह इतना डल ग्रीन जो बना रखा है, हाँ. कुछ लाइवली कलर होता है ना, दिस वुड हैव बीन अ बैंगर. मतलब मुझे लगता है अगर साउथ अफ्रीका जैसा भी कलर होता ना तो भी बहुत बेटर होती जर्सी है, क्योंकि ये काफ़ी, आई थिंक बांग्लादेश और पाकिस्तान का कलर स्लाइटली सिमिलर होता है, काफ़ी डल होता है. लाइक पाकिस्तान का आई वुड स्टिल से बेटर बिकॉज यू कैन सी मल्टीपल शेड्स देयर इस वाली जर्सी में. ये पूरा शेड ही बहुत डल लग रहा है मुझे. Okay. और ये पूरी जर्सी पे है. उसके में वो स्टार बना हुआ है और उसमें कुछ ग्लो भी कर रहा है थोड़ा सा. ये पूरा ही एकदम डल हो रखा है. हाँ. कुछ लाइफ नहीं लग रही देखने में. काइंड ऑफ लाइक बांग्लादेश चांसेस वर्ल्ड कप. नो ऑफेंस बट तो मुझे ऐसा अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा. ऑल्दो आई रियली लाइक द पैटर्न्स ऑन द जर्सी, इवन द ऑरेंज वंस, एंड जो ये डार्क ग्रीन से ही पैटर्न करा हुआ है पेट के ऊपर, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें. मतलब मुझे लगता है जेन्युइनली अगर यहाँ पे कलर ग्रीन की जगह कुछ लाइवली होता और या तो एक्सट्रीमली लाइट वर्जन ऑफ ग्रीन या फिर समथिंग लाइक मे बी येलो, ओके, जो ऑस्ट्रेलिया का कलर होता है,
उस पर अगर ये होता तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा होता है पैटर्न। मुझे लगता है अगर येलो होता तो शायद सुंदर लगती है जर्सी ज़्यादा, बट जैसी अभी ये जर्सी है आई वुड नॉट वांट टू वियर इट, क्योंकि मुझे कलर की वजह से, कलर भी, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा सुंदर नहीं लग रही जर्सी देखने में। मतलब मुझे आई डेंट लाइक दिस, ये जो भी ऑरेंज ने पैटर्न बना रखा है टॉर्सो पे। भाई मुझे पैटर्न से तो बहुत अच्छी लगी अब तक ये, बट मुझे मेरे लिए पूरी जर्सी का जो कलर है वही अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तो मतलब हाउ वुड यू रेट इट? आई वुड से इट्स 4.5, बेटर देन श्रीलंका बट वर्स देन ऑल जो हमने बाकी डिस्कस करी है अभी तक। ओ भाई, I would say 5.5. Okay. Like second worst after Sri Lanka. So श्रीलंका मेरी 5 पे थी, आई थिंक 5.5 मैं इसको दूंगा, सिर्फ एंड सिर्फ बिकॉज ऑफ द कलर विच इज़ अ डील ब्रेकर फॉर मी। ओके, क्योंकि पैटर्न्स तुम फिर भी छुपा सकते हो अगर तुम्हारा मेन कलर ठीक हो तो। हाँ, क्योंकि लोगों की नज़र में दूर से मेन कलर ही जाएगा, अगर वही अच्छा नहीं है तो यार मतलब आई फील रियली बैड, बिकॉज इसमें पैटर्न मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा था। ओके, जो एक स्पोर्ट्स जर्सी का होना चाहिए ना वैसा लग रहा था देखने में, बट द कलर इज टू लाइफलेस भाई। तो एंड दैट इज द मेन विजुअल ऑफ द जर्सी, राइट। फॉर दैट रीजन आई विल पुट इट below all the other countries except Sri Lanka. So now moving on to Afghanistan. भाई I think ये तो ये क्या बेस्ट बना भाई, दिया? बेस्ट। ये तो डिस्को वाइब बना दी है भाई कुछ, ये क्या बना दिया है? मतलब मुझे तो लाइक कहीं से भी जर्सी सही नहीं लग रही। ये क्रिकेट का, ये स्पोर्ट्स तो जर्सी लगी नहीं रही है। एक्चुअली ये लाइक जेन्युइनली अगर ये तो क्लबिंग वबिंग करने के लिए कुछ लग रहा है। इतनी गंदी बनानी है तो जस्ट कीप इट प्लेन ब्लू तो भी अच्छी लगती देखने में। ये जो इनने जो भी ट्राई करा है बीच में, एंड ये जो इनने यहाँ से काट दिया है, यहाँ से नॉर्मल ब्लू है, एकदम नॉर्मल कामिंग एकदम सूदिंग ब्लू है, फिर यहाँ पे एकदम सी चमक एकदम स्लीव्स के ऊपर जैसी आ जाती है। हाँ, ये कॉलर भी एकदम सिंपल है। ये मुझे तो प्रॉब्ली द वर्स्ट जर्सी अभी तक हमने जितनी भी देखी है, वर्स देन श्रीलंका इजीली। बट दिस इज व्हाट अ गुड कलर डज टू यू। अगर यही कलर बांग्लादेश वाले उसमें हुआ होता तो ये और गंदी लग रही होती। हाँ, राइट। बिकॉज ऑफ द कलर विच इज लाइट ब्लू, ये थोड़ी लाइवली लग रही है जर्सी फिर भी, मच मोर अपीलिंग टू द आईज इन माय ओपिनियन। बांग्लादेश के कलर ने मात खा दी भाई, बट स्टिल ये जो पैटर्न ने करा, ये क्या करा है एग्जैक्टली। मतलब ये सही में ऐसा लग रहा है डिस्को विस्को का कुछ लग रहा है मुझे देखने में। मतलब एक क्रिकेट खेलने वाली जर्सी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही कहीं से भी। सो हाउ वुड यू रेट इट भाई? 2? There's no way I'm wearing that jersey भाई, no way। अच्छा, I would rate it 3.5, like lower than Sri Lanka which was 5. सबसे गंदी अभी तक मतलब यही है सबसे गंदी अफगानिस्तान अभी की। तक तो मुझे विनो की अभी तक बेस्ट हमारी न्यूजीलैंड की और सबसे गंदी हमारी अफगानिस्तान की है। Like Pakistan for me is tied with हाँ, न्यूजीलैंड, Newzealand, but yeah, and उसके बाद फिर in between comes England, अपना साउथ अफ्रीका, and एक और हमने कंट्री गई थी क्या अभी? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, हम ही भूल गए। इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड आ चुकी है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, वही थी। सो आई थिंक वही है, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका बीच में आएंगे कहीं, फिर बांग्लादेश आएगी उसके नीचे, और फिर श्रीलंका आएगी, और उसके भी नीचे आएगी अफगानिस्तान। ये सब कॉन्टिनेंट वाले बेचारों का क्या हो रखा है यार। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू ऑस्ट्रेलिया नाउ। आई थिंक क्लासिक ऑस्ट्रेलिया जर्सी है। अगेन अगर आप इतनी सिंपल जर्सी रखोगे तो देयर इज नो वे आप कुछ बहुत ज्यादा गलत जा सकते हो। आई थिंक नाइस जर्सी भाई, मुझे तो सुंदर लग रही है। एंड यही फायदा है एक ब्राइट कलर होने का। हाँ, यू डोंट नीड टू डू मच देन, बिकॉज तुम ऑलरेडी आई कैचिंग लग रहे हो, तो अब तुम ज्यादा कुछ कर दोगे तो फिर वो अजीब ही लगेगा। तो दे हैव बीन वेरी कॉन्शियस इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है बहुत एक्सपेक्टेड जर्सी थी। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ जर्सी ओनली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड ये चीज़ सुंदर भी लग रही है देखने में, बहुत सिंपल है, सुंदर है जर्सी काफ़ी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक अगर यहाँ पे जो जैसे इंडिया के यहाँ पे शोल्डर पे यहाँ पे स्ट्राइप्स हैं 3, वैसे ये तो 3 क्यों डालेंगे, इनकी एडिडास स्पॉन्सर्ड हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ भी ये सॉर्ट ऑफ कुछ रख लेते हैं यहाँ पे पैटर्न, तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छी लगती। अच्छा, मेरा डिफरेंट ओपिनियन है। आई थिंक इस जर्सी की ब्यूटी इस चीज़ में कि इसमें ऊपर कुछ है ही नहीं, कंधों पे कुछ नहीं है। ओके, मेक सेंस। इनफैक्ट इसका जो कॉलर भी है उस पे भी एक पतली सी लाइन एकदम कोने में, दैट कीप्स इट वेरी मिनिमल, एंड इट वाज काइंड ऑफ नेसेसरी बिकॉज आप शोल्डर्स पे कुछ नहीं रख रहे हो, तो यू नीड टू क्रिएट सम डिस्टिंक्शन एज अ जर्सी। ओके, अगर ये नॉर्मल कोई बाहर घूमने वाली टी शर्ट होती तो मैं कहता ये भी मत रखो, प्लेन ही रखो। बट एज अ जर्सी आई थिंक इट एड्स वन मोर डायमेंशन टू इट, बिकॉज फिर कॉलर और आपके जो शोल्डर्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया। क्योंकि येलो कलर है तो इजीली मर्ज भी हो सकते हैं वो, बिकॉज लाइट बहुत रिफ्लेक्ट करता है ये। तो आई थिंक इट लुक्स प्रिटी नाइस। आई थिंक ये जो रिब्स के पास भी जो पूरा है अंडर द आर्म, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, ग्रीन का कलर। एंड ये कलर भी थोड़ा डल रखा है इन लोगों ने,
थैंकफुली अगर ये ब्राइट ग्रीन होता तो बहुत अजीब लगता हाँ. देखने में. तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी क्लासिकल जर्सी बाय ऑस्ट्रेलिया. ज़्यादा कुछ स्पॉन्सर्स का भी चक्कर नहीं लग रहा मुझे देखने में. इसमें स्पॉन्सर्स भी बहुत HCL एक सूदिंग सा है, बहुत हाँ. बहुत चटक सा, कोई लोगो नहीं है इनका. तो और इसका थोड़ा मटेरियल भी अलग सा नहीं लग रहा देख के, स्पेशली हाउ इट इज फिटिंग ऑन ग्लेन मैक्सवेल. हाँ मतलब मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है जर्सी, काफ़ी कंफर्टेबल भी लग रही है देखने में. आई वुड प्रॉब्ली गिव इट 7, लाइक टाइड विद न्यूजीलैंड. अच्छा, फॉर मी अंटिल नाउ दिस इज द बेस्ट जर्सी. 8. Yeah, 8 for sure. Like 7 for New Zealand and Pakistan. This one looks the best right now. So this is getting 8. तुमने कितना करा 8? 7, same as New Zealand. Same as New Zealand. Why not better than New Zealand भाई? Probably color, क्योंकि ब्लैक कलर मेरे को देखने में ज़्यादा सही लगता है. जर्सी देखने में ज़्यादा बेटर लगती है ब्लैक. सो फॉर दैट रीज़न, क्योंकि आई नो काफ़ी क्लासिक जर्सी है. बट जेल भाई मतलब ठीक है यार, इतना बहुत ही ज़्यादा गंदा भी नहीं है उस टाइम पे. आई वाज सेइंग क्योंकि इस चीज़ को बहुत बेटर किया जा सकता था अगर वो चीज़ ना होती. बट अगर मेरे को चॉइस मिलेगी तो मैं दोनों पहनने में खुश होऊंगा. सो आई डोंट रियली हैव अ प्रॉब्लम विद आइदर ऑफ देम. तो सेम. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेदरलैंड्स नाउ. भाई मुझे तो अच्छी लग रही है भाई. आई लव इट भाई. हाँ सेम, बहुत मुझे बहुत अच्छी लग रही रही है. है. लव द पैटर्न्स हियर. काफी अच्छा लग रहा है पैटर्न. कॉलर पे पैटर्न भी बहुत अच्छे हैं. कॉलर पे तो कोई पैटर्न नहीं. सॉरी कॉलर नहीं, ये जो स्लीव है इनकी, स्लीव पे पैटर्न काफी अच्छे हैं. स्लीव पे जो इन लोगों ने अपना ये ग्रे निकोलस की वजह से करा इन लोगों ने. कैसे करा है जो 2 ऑरेंज स्ट्राइप डाल दिया ऊपर. ये ग्रे निकोलस का ही है. नहीं, ग्रे निकोलस ब्रांड की वजह से इन लोगों ने वो कर दिया पूरा. अच्छा, हो सकता है थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए हो सकता है बट सुंदर लग रही है वो चीज. इतना मोटा ब्लू का स्ट्राइप स्लीव है और बीच में से 2 छोटी स्ट्राइप्स इसकी ऑरेंज की, काफी अच्छी लग रही है. उसमें बीच में नेदरलैंड्स का फ्लैग भी है. एंड प्लस ये जो ओवरऑल पूरी जर्सी पे पैटर्न है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है. सुंदर लग रहा है ना, थोड़ा सा फेडेड पैटर्न सा लग रहा है देख के. और अलग अलग शेड्स दिख रही है ऑरेंज की. और काफी यूनिफॉर्म पैटर्न भी है, कुछ ऐसी फालतू का नहीं लग रहा बहुत देखने में. आई थिंक बहुत सुंदर है, सिंपलिस्टिक है. मेरे लिए बेस्ट ये अभी तक की है. हाँ काइंड ऑफ. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग नेदरलैंड्स टू प्रोड्यूस सच अ बैंगर. और ये कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत सुंदर लग रहा है देखने में. एग्जैक्टली. और ग्रे निकोलस का जो सिंबल है वो भी बहुत सीमलेसली मर्ज हो जा रहा है. तो बहुत अटेंशन भी नहीं जा रही कि ये क्या स्पॉन्सर आया हुआ है. राइट. एंड इनका जो सिंबल है बोर्ड का वो भी अच्छा लग रहा है देखने में. हाँ. तो क्या कितना रेट दोगे भाई इसको? 8 फॉर मी, द बेस्ट अभी तक का मेरे लिए. आई थिंक फॉर मी ऑल्सो 8.5 और 9, समथिंग बिटवीन दैट. बहुत सुंदर है. ऑस्ट्रेलिया को भी सुपरसीड कर गया है सही में. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया भी अगर कुछ कर सकती थी तो यही कर सकती थी, थोड़ा बहुत पैटर्न इस टाइप का. बट आई थिंक येलो पे उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज कोई भी कलर होता है वो येलो से डल ही लगता है देखने में. तो यहाँ पे थोड़ा व्हाइटिश आया हुआ है तो ये थोड़ा ऑरेंज से ज्यादा ब्राइट लग रहा है. तो आई थिंक दैट इज अ सेफर वे टू गिव दैट फेड लुक. वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था उतना. राइट. भाई ब्रिलियंट जर्सी यार, बहुत सुंदर. मैं पहली बार देख रहा हूँ नेदरलैंड्स की जर्सी. तो ऑस्ट्रेलिया के मैंने थोड़ी बहुत नज़र डाली हुई थी पहले. Was not expecting this. Pleasant surprise so fast. मतलब नेदरलैंड शायद वर्ल्ड कप में लास्ट में आएंगे लेकिन जर्सी आरसीबी है भाई. आरसीबी लग तो वही रहा है भाई. A better jersey you will never see. तो let's move on to the last. भाई इंडिया. क्या लग रहा है भाई इंडिया की जर्सी देख के? भाई I have some opinions on this, तो मैं थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा. बट हाँ, मैं बायस नहीं हूँ. मुझे जनरली सबसे सुंदर यही लग रही है. मैं जब ये जर्सीज आई थी ना, जब वो 3 जर्सीज का वो इनका प्रोमो नहीं आया था कि वो स्टेडियम के ऊपर ऐसे दिखा रहे थे 3 जर्सीज. आई वाज लाइक क्या यार, एडिडास से इतनी एक्सपेक्टेशंस थी. ओके. टेस्ट वाली जर्सी बहुत सुंदर लग रही थी बिकॉज टेस्ट में तो कुछ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता. बट ओडीएस और T20s का देख के मुझे लग रहा था कि क्या यार. एंड आई थिंक पूरी पब्लिक का भी एक जनरल कंसेंसस था कि मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच. और थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा था हमें. बट फिर दिस जर्सी हैज श्योरली ग्रोन ऑन मी भाई. सेम. लाइक मुझे इनिशियली इतनी पसंद नहीं थी जितनी अब मुझे पसंद आ रही है जर्सी. मतलब मुझे इनिशियली भी पसंद आई थी. हाँ अच्छी थी. थोड़े ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उस टाइम. हाँ बट दिस हैज ग्रोन ऑन मी बिग टाइम. मतलब अब मुझे जेन्युइनली ये जर्सी बहुत पसंद है. और वंस अगेन जो पैटर्न है बहुत सीमलेस है, अच्छा लग रहा है देखने में. कलर स्कीम बहुत अच्छी लग रही है. एक चीज जो मैं यहाँ पे कहूँगा, पहली बात तो ये ड्रीम 11 हट गया भाई. थैंक गॉड भाई, साइड में आ गया ना. थैंक गॉड भाई. और साइड में आए भी तो व्हाइट कलर में, रेड कलर में नहीं है भाई. बच गए भाई. बट एक जो थॉट था मेरे लिए वो ये था, अभी हमने वार्म अप मैच में देखा था अगेंस्ट इंग्लैंड जब रोहित शर्मा टॉस के लिए आया था, जो ये 3 स्ट्राइप्स है कंधे पे वो वाइट ही थी उसमें. ओके. यहाँ पे वो फ्लैग वाले उसमें थी. आई थिंक फ्लैग वाला आइडिया बहुत तगड़ा है. मतलब आई थिंक अगर वर्ल्ड कप में लाए वो चीज़ तो अच्छा होगा क्योंकि वो बेटर करेगा ये जर्सी को इजिली. तो आई होप कि वो ये करें.
एंड प्रैक्टिस मैच था इसलिए शायद उन्हें ना करा हो वो चीज़, बट आई होप कि वर्ल्ड आई कप में थिंक हो। करना चाहिए but हाँ बहुत बेटर हो जाती है उससे जर्सी। वो एक अलग पर्सनल टच ऐड कर रहा है पूरे जर्सी पे एंड आई होप वो 3 स्ट्राइप्स वाला जो है वो, क्योंकि वरना सेंस क्या था वो ऐड में दिखाने का अगर नहीं आना था तो आई होप कि वो जर्सी आए एंड कोई ऐसा रीजन हो कि एडिडास सप्लाई ना कर पाए इंडिया को, वरना ये भी कैसे हो सकता है वैसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं थिंक होगा, क्या पता वर्ल्ड कप के लिए बचा रहे हो जब तक अबे कि कोई वो रिसोर्स थोड़ी है कोई भाई, जो भी है भाई, फॉसिल फ्यूल थोड़ी है कोई कि बचाना है भाई, खत्म हो जाएगा पेट्रोल, सेविंग फॉर द बेस्ट। मतलब आई डोंट नो, मतलब आई होप कि ये रीजन ना हो कि मतलब वो वाइट 3 स्ट्राइप्स वाइट ही होने वाली है। आई थिंक वो ऑरेंज वाइट और ग्रीन का जो बन रहा था पूरा झंडे के जो कलर्स थे उससे बहुत अच्छी लग रही थी जर्सी। बट हाँ व्हाट एल्स अबाउट द जर्सी भाई, आई थिंक कॉलर पे भी जो इन लोगों ने ऑरेंज का वो थोड़ा सा दे रखा है जो उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छा लग रहा है देखने में, काफी अच्छा लग रहा है। व्हाट एल्स मतलब मुझे लगता है कि एक जो चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी ओपिनियन सुना है लोगों का, वो ये है कि ये जो ने डिज़ाइन बीच में टॉर्सो पे कर रखा है, ये चीज़ इन्हें स्लीव पे भी लाना चाहिए था एंड आई डोंट थिंक वैसा करना चाहिए था, क्योंकि आई वुड से ये चीज़ सुंदर लग रही है देखने में। वुड हैव बीन टू मच, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा होता है एंड जब ऐसे पैटर्न होता है तो ये ऐसे देखने में बेटर लग रहा है कि यहाँ तक पैटर्न है, उसके बाद यहाँ से एक थोड़ी नॉर्मल प्लेन जर्सी है। आई थिंक अनदर पोटेंशियल रीजन कुड बी कि वहाँ पे स्पॉन्सर्स भी होते हैं। हाँ हो सकता है थोड़ा, और अगर मिक्स हो आप जाता वाइट वो पैटर्न डाल दोगे पीछे और फिर वाइट ही लोगो भी डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी स्पॉट करने में। मे बी आई एम जस्ट वंडरिंग, सो आई थिंक ऑल्दो पता नहीं होता है ना होता, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप तो क्लियरली दिख रहा है देखने में। ट्रू तो सही है, पता नहीं। द ऑरेंज लाइनिंग ऑन द स्लीव्स आल्सो लुक्स ग्रेट भाई, वेरी गुड एंड 2 stars ओवर बीसीसीआई फॉर द 2 वर्ल्ड कप्स, होपफुली 3rd आए जस्ट लाइक अर्जेंटीना भी लेके आई थी। तो आई थिंक बहुत बढ़िया लगेगा। यूजुअली 3 होते हैं स्टार्स बिकॉज T20 वर्ल्ड कप भी जीती हुई है। तो बायलैटरल सीरीज जब खेलते हो 3 ही होते हैं बिकॉज 3 वर्ल्ड कप्स हैं, बट ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए स्पेसिफिकली 2 होते हैं। जब T20 वर्ल्ड कप खेलती है तो 1 स्टार होता है। तो आई थिंक लुक्स ग्रेट भाई, बट इज इट बेटर देन नेदरलैंड्स? भाई मेरे लिए तो है। नहीं कोई बायस नहीं है मेरा Why would you say better than Netherlands? मैंने इससे पहले मतलब मुझे देखने में ज़्यादा ई प्लीजिंग ये जर्सी लग रही है। मे बी इट्स बिकॉज ये कलर वैसा है, ब्लू कलर ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा सूदिंग लगता है देखने में। एंड आई थिंक वी कांट रियली जज दीज जर्सीज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल फैशन, कलर के बेसिस पे। मतलब जो नॉर्मली हम लोग फैशन को जैसे जज करते हैं, आई थिंक हम लोग को जज इन्हें स्पोर्ट्स जर्सीज के हिसाब से करना है। देन व्हाट वुड यू से? यार आई थिंक तब भी ज़्यादा सुंदर आई वुड से स्टिल इंडिया की लग रही है देखने में। एक तो अगर स्पेशली अगर ये लोग 3 स्ट्राइप वाला ले आते, जो कि आई एम कंसिडरिंग कि ये चीज़ होगी अल्टीमेटली, आई थिंक वो चीज़ काफ़ी तगड़ी ऐड करती है। एंड इन जनरल भी इस जर्सी से वाइब ऐसी आ रही है कि इट्स नॉट टू मच एंड ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं करा। तो आई थिंक वो परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करना, दैट इज़ वेरी नाइस। इन सेइंग दैट मैं अगर इसको ऊपर रखूंगा अभी सबसे ज़्यादा तो आई वुड गिव इट 9, क्योंकि एक तो फर्स्ट की देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सेकंड इज की सिर्फ 0.5 आ गया नेदरलैंड से, क्योंकि नेदरलैंड नॉट फार बिहाइंड। नेदरलैंड की जर्सी बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट आई थिंक कि इंडिया की स्लाइटली बेटर है। आई थिंक अगर मैं एकदम अपना कंट्री बायस हटा दूँ, नेदरलैंड्स मे बी ड्रॉ। ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेदरलैंड्स को कैसे इसके नीचे रखूँ भाई। नेदरलैंड्स का जो पैटर्न भी है ना, आई थिंक वो भी थोड़ा बेटर है इससे। ओके, लाइक मोर सीमलेस एंड उस कलर के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी जर्सी बना दी। यू दैट्स कमेंडेबल भाई। मतलब आई थिंक जितना जैसा पैटर्न अभी दिख रहा है इंडिया का इस जर्सी में, इतना ज़्यादा अभी वो प्रॉपर वैसा नहीं है एक्चुअली में। जैसे वो ऑन फील्ड दिखता भी नहीं उतना नहीं दिखता। हाँ, थोड़ा और सीमलेस होता है। हाँ ट्रू। तो आई थिंक नेदरलैंड्स का भी जो हमें दिख रहा है शायद उससे ज़्यादा सीमलेस हो, जब हमें एक्चुअल में देखने को मिले। इंडियारिटी पता ही ना चले कि दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। राइट, पॉसिबली दैट कुड बी ट्रू कि ऑन फील्ड कुछ अलग लग रहा हूँ, बट फॉर दैट रीजन जो कि हमें जब पहला मैच होगा था, अभी इंडिया नेदरलैंड्स का मैच चल रहा होगा अभी जब ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ होगा, होपफुली बारिश ना हुई हो, बट तभी पता चलेगा हम लोगों को। बट फॉर मी आई विल कीप देम बोथ ऑन 9। 9 क्या था, 8.5 क्या था? आई थिंक 8.5 और 9 के बीच में मैंने कहा था कुछ। चलो दोनों को 9 दे देते हैं बिकॉज 1 मार्क फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे कि तुमने कहा। सो नेदरलैंड्स एंड अपना इंडिया टॉप पे है फॉर यू। अफगानिस्तान ऑब्वियसली सबसे नीचे, मेरे लिए भी अफगानिस्तान सबसे नीचे, इंडिया ऑन टॉप है और फिर नेदरलैंड्स एंड जस्ट नेदरलैंड्स में। और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया विल बी लाइक टॉप 3 में हमारे लिए आता है। टॉप 3 जर्सीज हम दोनों के लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स होने वाली है। मेरे लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टाइड थे। अच्छा, सो फॉर मी दैट
ओके एंड तो ठीक है, काफी सिमिलर है। काफी सिमिलर है। बट कमेंट से बताना भाई आपको क्या लगता है, किसकी चॉइस से ज्यादा एग्री करते हो या फिर आपकी एकदम ही अलग चॉइस है कोई, आपको अफगानिस्तान की बेस्ट लग रही है तो वो भी बताना। बट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द वार्म अप गेम्स एंड अ बिट अबाउट द रेन फैक्टर हियर। वार्म अप मैचेस अभी तक एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस, हम लोग संडे की रात को शूट कर रहे हैं, रात के 3-4 बज चुके हैं एंड 5 मैचेस हुए थे, पहला राउंड हुआ था वार्म अप का, सिर्फ 2 मैचेस का रिजल्ट आया हुआ। इनफैक्ट तीसरा जो मैच था उसमें थोड़ा हमें खेलने को देखने को मिला, विच वॉज नेदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बाकी 2 मैच तो हुए भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। यहाँ से एक जो मेन पॉइंट डिस्कशन का आएगा वो होगा बारिश का। बट बिफोर दैट क्विकली गोइंग थ्रू दोज 2-3 गेम्स, पहली बात तो इंग्लैंड और इंडिया का जो एंटिसिपेटेड मैच था वो हुआ ही नहीं। एग्जैक्टली। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन दैट वाज, जो कि मतलब मैं कहूँगा कि बारिश की वजह से इंडिया जो चाहते हैं उनको वो मिल गया काइंड ऑफ। रोहित शर्मा ने कहा था कि हमारा मन ही नहीं खेलने का पर्सनली, मतलब नॉट एग्जैक्टली ये कहा कि मतलब इट्स अ फॉर्मेलिटी, हमने ऑलरेडी बहुत सीरीज खेली हुई है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू, एक फॉर्मेलिटी हमें करना पड़ेगा इसलिए हम कर रहे हैं, वरना वी आर नॉट दैट कीन ऑन प्लेइंग। इनफैक्ट टॉस जीत के बैटिंग भी उसने से ले ली थी क्योंकि धूप में अपने बॉल से बॉलिंग करानी पड़ती, तो ही वॉज नॉट कीन ऑन प्लेइंग एंड आई थिंक अच्छा ही वो उनके लिए कि नहीं हुआ मैच। इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत कंप्लेनिंग मोड में ही थी कि हमें बहुत ट्रैवल करना है, बहुत लंबा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो ठीक है भाई, लाइक वी विल गिव रोटेशन टू एवरीबॉडी, बहुत ज़्यादा हम लोग स्टिक नहीं करने वाले अपने प्लेइंग इलेवन पे। कमिंग टू अपना ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ स्ट्रगल करती है अपने टॉप ऑर्डर में, बट उसके बाद एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना के देती है। मैच 1 सेकंड बहुत छोटा था, आई थिंक 23 ओवर्स कुछ का हुआ था, 22-23 ओवर का ही हुआ था। और जब स्टार्क बॉलिंग करने आता है भाई, हैट्रिक ले ली पहली बात तो, राइट। आई थिंक 84 for 6 कुछ हो गई थी नेदरलैंड्स, तो वो ऑब्वियसली 100 के ऊपर से ही जीतते, ऑस्ट्रेलिया 100 के मार्जिन से ऊपर से जीतती। अभी हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया कैसे पिटते हुए आ रही है अंटिल द लास्ट ओडीआई अगेंस्ट इंडिया, और अब नेदरलैंड्स के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है। वुड यू से दे आर कमिंग बैक इन द ग्रूव ऑफ द थिंग्स? यार आई डोंट नो एक्चुअली में, क्योंकि ये जो 2 मैचेस हुए हैं, अगर इसके पीछे भी हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखें, लास्ट मैच एज यू सेड कि रोहित शर्मा ने आते ही कह दिया था, एंड वो चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसने कहने को कह दी, वो चीज़ हमें गेम प्लान में भी देखी। उसने ओपनिंग वॉशिंगटन सुंदर से करवाई, दे वर नॉट कीन ऑन एग्जैक्टली, तो वो एक्सर्ट करने को रेडी ही नहीं थे उस टाइम पे, दे वर नॉट विलिंग टू एक्सर्ट देमसेल्व्स। तो आई डोंट रियली नो कि उस विन को हम लोग कितना क्रेडिट देना चाहिए। आई नो जीत गए तो जीत गए, तो ऑन पेपर आपकी विन आएगी, 2-1 जीते हम लोग सीरीज, 3-0 नहीं जीते, बट जो भी है उस विन को हम लोग कितना क्रेडिट दें, पहली बात तो। सेकेंडली आई वुड से जो मैच हुआ था अभी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था, हैट्रिक भी लिया, चलो गुड फॉर यू, बट नेदरलैंड्स थी। आई थिंक हैट्रिक तो यार बनता है भाई, मतलब आई थिंक दे क्रेडिट उसको, क्योंकि हैट्रिक तो हैट्रिक है, बट कितना उस चीज को बढ़ा चढ़ा के हमें ये बोल देना चाहिए कि ओ भाई दे आर बैक नाउ। ऑस्ट्रेलिया के पूरे नैरेटिव में कितना वो मैटर करता है उसके लिए तुम कह रहे हो? हाँ, स्टार्क के लिए इंडिविजुअली फुल मार्क्स नहीं होंगे ऑब्वियसली। आई थिंक अगर यहाँ पे कोहली सेंचुरी मारता नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तो भी मैं कहता कि सेंचुरी तो सेंचुरी है भाई, चाहे किसके अगेंस्ट भी मारी हो। तो बट ये कहते ना कि उसकी वजह से पूरी इंडिया वापस आ गई है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ग्रैंडर नैरेटिव लेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा हो जाएगा कि भाई कोहली ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट मार दिया, अब तो पूरे वर्ल्ड कप में हर मैच में 100 मारेगा वो, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भाई वर्ल्ड कप में परफॉर्म करती है एंड ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें, बट बेस्ड ऑन दीज 2 गेम्स ये कह देना कि इनकी जो पास्ट 5 डिफीट्स रही हैं, जो कि बेहद गंदे मार्जिन से रही हैं, जिसमें से 4 ऑलमोस्ट 100 के मार्जिन से आ रहे थे, 3 तो 100 से आ रहे थे, 1 99 से आ रहे थे, तो ये कह देना कि भाई दे आर सो बैक और आगे वर्ल्ड कप आती ऑस्ट्रेलिया वापस आ गई, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट दे स्टिल क्वालीफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑब्वियसली। मतलब आई थिंक इंडिया भी अगर ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज 3-0 हारती तो भी हम कहते हैं कि सेमीफाइनल तक तो पहुंचना ही है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दैट टीम। हाँ, तो फुल क्रेडिट टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल। आई थिंक चाहे कुछ भी हो, बट इजी सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट ही परफॉर्म करके देना हेल्प्स यू गेट बैक इन द रिदम, राइट। जैसे कि हमने काइंड ऑफ देखा था जब इंडिया में नेपाल के अगेंस्ट इन लोगों ने रोहित शर्मा और गिल ने when they failed against Pakistan in the first ODI एशिया कप में, उसके बाद जब नेपाल के अगेंस्ट ने रन मारे तो फिर वो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे, तो they needed one easy game to come back into the group. Exactly. I think maybe Netherlands का ये गेम वही था ऑस्ट्रेलिया के लिए, हो सकता है possibly, and not much to look into it because बहुत छोटा गेम था, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। But let's come to बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इस मैच के बारे में भी यार मतलब मैं ये कहूँगा कि देखो यहाँ पे कोई भी बंदा जो है ना अपनी ए टीम के जो टैक्टिक्स हो गए वो इम्प्लीमेंट नहीं करने वाला है। पहली बात तो ये, सब लोग रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हैं बिकॉज ये वर्ल्ड कप इतना लंबा होने वाला है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अपने ए टीम हर मैच में खिलाना शुरू कर दो फ्रॉम द वार्म अप मैचेस इटसेल्फ। इनफैक्ट इवन इन द वर्ल्ड कप यू विल सी अ लॉट ऑफ रोटेशन फ्रॉम ऑल द टीम्स। ये हमने पहले वाले पॉडकास्ट में भी कवर किया था।
तो पर्पस अभी ये है कि हर बंदे को थोड़ा थोड़ा चांस दे दो, थोड़ा थोड़ा मैच गेम टाइम दे दो कि मैच का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो ये कहना कि कोई टीम वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच हार गई है तो मतलब वो अच्छा नहीं कर सकती है आगे जाके, वो थोड़ा एक डम ओपिनियन होगा मेरे ख्याल से, विच इज़ वाई आई वुड नॉट क्रिटिसाइज श्रीलंका दैट मच। बट इन सेइंग दैट, बांग्लादेश ने अभी इंडिया को हराया था इन द एशिया कप। आई नो हमारी ये टीम नहीं थी, बट स्टिल दे डिड देयर बेस्ट जॉब, और अभी यहाँ पे श्रीलंका को भी हराया। डू यू थिंक दे कुड बी डूइंग समथिंग इन द वर्ल्ड कप? आई डोंट थिंक अपसेट्स क्रिएट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है इक्के दुक्के मैच वो लोग निकाल लें किसी टीम के अगेंस्ट, बड़ी टीम के अगेंस्ट ऑब्वियसली, बाकी तो जीत भी सकते हो मैचेस। बट इन सेइंग सो सेमीफाइनल का तो आई डोंट थिंक कोई भी चांस है, किसी को रखना भी चाहिए रियलिस्टिकली। बट हाँ यार, मतलब आई थिंक अगर कोई भी मैच जीत जाते हैं, चाहे वो इंडिया का मैच जीते हो किसी भी टीम के अगेंस्ट, चाहे वो इसके अगेंस्ट जीते हो अपनी श्रीलंका के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप से पहले आप कोई मैच जीते तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस बूस्टर तो होता ही होता है sure. कैसा भी मैच हो। जैसा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा कि आप नेदरलैंड से जीते हो, बट हो सकता है कि आपको वो एकदम रिजुविनेट कर दे टीम को एकदम से। तो वी कैन से द सेम फॉर बांग्लादेश ऑल्सो कि आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा ही करेगा टीम को। एंड श्रीलंका के लिए भी, क्योंकि थोड़ी यंग साइड है वो, अगर यंगस्टर्स हार रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले मैच में, आई नो बहुत ज़्यादा फिट नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में तो होगी कि हम लोग अपना पहला मैच वर्ल्ड कप में जाने से पहले प्रैक्टिस मैच था, हम लोग हार गए वो मैच। राइट। तो आई थिंक थोड़ा सा बहुत तो इफेक्ट करेगा दोनों टीम्स को, एक को पॉजिटिवली एक को नेगेटिवली पॉसिबली। और द नेक्स्ट गेम विच इज साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, वो तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, तो वंस अगेन नो पॉइंट इन डिस्कसिंग एनीथिंग। द लास्ट गेम विच इज बांग्लादेश पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वो एक ऐसा मैच है जो कि पूरा हमें देखने को मिला, अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका एंड बांग्लादेश, दोनों सेम दिन पे हुए थे। ऑल्दो इस मैच में बारिश की वजह से थोड़ी सी रुकावट आई थी। ये मैच क्लोज डोर्स पे खेला गया था, नो क्राउड अलाउड इन दिस गेम। बट इस मैच में मैं तारीफ करना चाहता हूँ न्यूजीलैंड की भाई। पाकिस्तान आई थॉट डिड अ ग्रेट जॉब इन स्कोरिंग दोज मेनी रन्स, 350 के आसपास, आई थिंक 348 350 कुछ थे। ये टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में, बिकॉज पिचेस अच्छी होंगी। हमें हैदराबाद की पिच थी वो वाली, वो भी अच्छी थी। बट जिस आसानी से न्यूजीलैंड ने वो टारगेट चेज करा है, राइट भाई, दैट वाज द बिगेस्ट पॉइंट और बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी इन दैट गेम। कितने 5-6 और बचे तब वो लोग, मतलब 400 तो बन ही सकते थे यार आराम से। और केन विलियमसन का बूस्ट कितना बड़ा होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए। आती ही पहले मैच में अपना आफ्टर द इंजरी, उस टाइम पे जब उसको इंजरी हुई थी आईपीएल के टाइम पे, तब ऐसा था कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, गया। और कितना सब दुखी हो रहे थे कि बेचारे के लिए लास्ट चांस था प्रॉब्ली। जो रिकवरी उसने करी है उसके बाद इतनी जल्दी, और फिर तुम आते ही रन भी मार रहे हो। और पाकिस्तान इज नॉट अ जोक, राइट, इट्स अ टॉप टियर टीम राइट नाउ। आई नो रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, बट यू विल स्टिल कंसिडर देम, दे विल फैंसी देयर चांसेस फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स इजीली। तो एक इट्स नॉट अ मीडियोकर टीम, तुम वहां पे टॉप टीम के अगेंस्ट परफॉर्म भी कर रहे हो, और आउट भी नहीं हुआ भाई, बंदा रिटायर होके चला गया। तो क्या मतलब भाई, क्या ही कहें इसमें। तो आई थिंक इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान भाई, जैसा उनका फॉर्म रहा है रिसेंट। आई नो टीम बहुत क्वालिटी है, बट वही बात है कि अभी नसीम शाह भी इंजर्ड है, उनका जो प्राइम बॉलर था इस टाइम पे। आई नो शाहीन अफरीदी है, बट रिसेंट फॉर्म के बेसिस में नसीम शाह था, तो वो भी इंजर्ड है अभी। एंड गेम में वर्ल्ड कप में आते हुए उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। हम लोग एशिया कप की बात कर लें चाहे, उसमें भी वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, जबकि हेविली फेवरेट्स थे फाइनल तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट। एंड अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच भी, क्वालिफायर क्या बार बार भाई मैं, वर्ल्ड कप प्रैक्टिस मैच भी ये लोग फाइनली जाके हार गए। ज़्यादा चल रहा है। हाँ, न्यूजीलैंड से हार गए, वो भी इतनी ईजिली हार गए डिस्पाइट स्कोरिंग सो मेनी रन्स। सो आई थिंक कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो पाकिस्तान को होगी। एंड ये जो भी मैं कहूँ, क्या कहते हैं, ये जो मेंटालिटी कहते हैं हम लोग वर्ल्ड कप में आते हुए, आई थिंक ये जो कोटा है मेंटालिटी वाला, ये सिर्फ एक ही टीम को जा सकता है इस टाइम पे, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा कोई भी ऐसी टीम है नहीं। सब नहीं किया। हाँ, ये नहीं कि पहले सबका ही गंदा फॉर्म है और फिर नहीं वर्ल्ड कप में तो आके हम कमाल कर देंगे। तो देयर आर ह्यूज कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान एज ऑफ नाउ, क्योंकि एशिया कप से पहले आई थिंक सब लोग सोचते थे कि सेमीफाइनल तक तो इनकी पक्की है। हाँ। इस टाइम पे एक्सपर्ट्स लाइक सुनील गावस्कर ये लोग भी यही कह रहे हैं इस टाइम पे कि शायद पाकिस्तान ना पहुंच पाए सेमीफाइनल। एंड एज फॉर न्यूजीलैंड, आई वुड से न्यूजीलैंड को शायद लोग डिस्क्रेडिट कर रहे थे थोड़ा बहुत, सो रहे थे लोग, एज ऑलवेज एग्जैक्टली, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड हैज बीन परफॉर्मिंग कुछ टाइम से। सो अगेन आई वुड से दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर जो भी लोग डिस्काउंट कर रहे थे न्यूजीलैंड को, कि ये दिस इज अ टीम जो कि बहुत आराम से सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। एंड फॉर पाकिस्तान आई वुड से कि देयर आर ह्यूज कंसर्न्स भाई। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। जैसा भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में सबकी स्क्वाड्स डिस्कस करी थी, तो उसमें भी हमने यही चीज़ बोली थी कि पाकिस्तान की स्क्वाड इज नॉट लुकिंग दैट गुड राइट नाउ। इनफैक्ट अभी नसीम शाह के जाने के बाद
आई नो शाहिन शाह अफरीदी है, बट हु इज द सपोर्टिंग पेसर मेन? Exactly. हारिस रॉफी है, वो 9 रन एंड ओवर की इकोनॉमी से पिटा इस मैच में। तो कंसर्निंग है भाई, थोड़ा सा कंसर्निंग तो है ये। एंड पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है। तो अगर बॉलिंग में आप इतने रन लीक कर रहे हो, इट इज अ बिट कंसर्निंग फॉर यू। राइट, सो लेट्स सी क्या होता है इन लोगों के लिए। बट मूविंग ऑन टू सम अदर टॉपिक्स जो कि वर्ल्ड कप से रिलेटेड है, थोड़े माइन्यूट टॉपिक्स होंगे बट कुड प्ले अ बिग इम्पैक्ट। पहली बात तो जो बारिश हमें देखने को मिल रही है, वेरी क्विकली गोइंग थ्रू दैट एज वेल, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लिविंग इन दिल्ली एनसीआर की इतनी ज़्यादा बारिश भी चल रही है आजकल बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। बट यार दिस कुड बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। इट वाज अ डिस्टर्बिंग सरप्राइज फॉर मी। आई थिंक वैसे ही इतने ज़्यादा टाइटली स्केड्यूल्ड मैचेस हैं, हर 4 मतलब मैक्स आपको जो रेस्ट मिलेगा वो 4-5 दिन का है, उसके बाद मैच होना ही होना है। तो इसके बीच में ही मैचेस होंगे। आई डोंट थिंक ये वर्ल्ड कप की पूरी डेट शिफ्ट होने वाली है आगे। इन जो रेस्ट डेज है इनमें ही मैच वो लोग अल्टीमेटली कराएंगे अगर रीस्केड्यूल होंगे मैचेस। अगर ऐसा होता है तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर ऑल द टीम्स जिनका भी मैच ऐसा रीस्केड्यूल होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा पार्टी स्पॉइलर भी होगा, क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो भी होगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि क्राउड को थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाए इस चक्कर में, होने लग जाए। और एक टैक्टिकल इसका क्वेश्चन मेरे लिए होगा कि क्या हम लोग को फिर अब टॉस जीत के बॉलिंग करना देखना चाहिए हमेशा? एंड कुड टॉस प्ले अ बिग रोल नाउ? हाँ राइट, यू डोंट वांट दैट टू बी हैपनिंग, राइट? यूजुअली ओडीआई फॉर्मेट में भी आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाहते हो, बट अगर इतने ओवर्स कम हो जा रहे हैं जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा कि T20 बन गया बॉर्डर लाइन, यू वुड ऑलवेज वांट टू बी बॉलिंग फर्स्ट। और बॉल जो है गीले होने के बाद ऑफ कोर्स बॉलर्स को हेल्प भी नहीं करता है, फिसलती है बॉल हाथ से, बैट्समैन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ऊपर से ड्यू भी पड़ रही है अगर, तो इट्स मतलब वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई बैट्समैन के लिए। दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। आई होप कि वर्ल्ड कप के गेम्स जो है वो इससे स्पॉइल ना हो। हमने 2019 में भी देखा था जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था, जब लास्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड कप हुआ था, इट वाज मच बेटर बिकॉज अप्रैल में हुआ था उस टाइम में 2011 में। ये आईपीएल के चक्कर में जिन लोगों ने पूरा विंडो ही शिफ्ट कर दिया ना भाई, दिस इज शेमफुल इन माय ओपिनियन। आईपीएल के चक्कर में तुम वर्ल्ड कप नहीं शिफ्ट कर सकते। एग्जैक्टली, वो कहीं ना कहीं ने वो चीज़ दिखा दी सॉर्ट ऑफ की, मतलब आई नो कि एकदम डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोली है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का भी वो लेवल है इस टाइम पे कि आपको उसकी वजह से वर्ल्ड कप शिफ्ट करना पड़ रहा है। नहीं, एक्चुअली में है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग है, तभी इतनी पावर भी है बीसीसीआई पे कि वो आईपीएल अपने जगह पे ही रख रहे हैं। वर्ल्ड कप पूरे ग्लोब का है, पूरे वर्ल्ड का है, पूरे वर्ल्ड ने एडजस्ट कर लिया आईपीएल के लिए। राइट, क्यों करा है? क्योंकि वो खुद भी चाहता है आईपीएल में खेलना, मतलब करा है। बट आई थिंक यहाँ पे लाइक वी एज अ कंट्री, एज अ लीडिंग नेशन इन क्रिकेट, वी शुड बी सेटिंग द एग्जाम्पल हियर। लाइक वी शुड नॉट बी लाइक, अगर हम लोग क्रिकेट इंग्लैंड को कई बार क्रिटिसाइज कर दें फॉर दीज रूल्स या जो भी ऐसा होता है जो रोना धोना होता है, आई थिंक जब हम लोग सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशली ना वर्ल्ड कप ईयर, हमें इतना एडजस्ट तो करना चाहिए भाई। इतना एडजस्ट मतलब हमारी साइड से वो चीज़ आनी चाहिए, नॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आई होप यार, वही बात है ना कि आज के टाइम पे जो कैलेंडर होता है क्रिकेट का, आईसीसी जो बनाता है, उसमें यही खाली विंडो होती है। पहले वो अप्रैल के टाइम पे हुआ करती थी, अब ये होती है क्योंकि अप्रैल वाले में फ्रेंचाइज लीग्स आ गई हैं, फिट हो गई हैं। तो आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या है। मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीसीसीआई खुद भी चाहेगी तो भी आईपीएल बंद नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज इन्वॉल्वड हैं। ओके, हाँ, मेक सेंस पॉसिबली। सो काइंड ऑफ वियर्ड टू सी। आई जस्ट होप यार कि बारिश गेम स्पॉइल ना कर दे यार। मतलब पता चल रहा है कि गेम टाई हो गया, नो रिजल्ट आ गया, पॉइंट्स वो हो गए, कट गए। डोंट वांट टू सी दैट भाई। इतना अच्छा फॉर्मेट है, आपको हर टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा जीतने के लिए। उसमें अगर कोई मैच बारिश के चक्कर में हो जाए, राइट। कुछ टीम्स तो ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहाना चाहिए होता रोने का भाई। तो वो तो भाई पूरा एजेंडा चला देंगे सोशल मीडिया पे। आई होप बारिश का चक्कर ना पड़े, क्योंकि गोइंग बाय द वार्म गेम्स इट इज नॉट लुकिंग गुड। इतने सारे वेन्यूज पे एक टाइम पे बारिश हो रही है भाई, इट्स कंसर्निंग। राइट, सारे मैच दिल्ली में करा दो, मैं तो कह रहा हूँ भाई। ले आओ भाई, हम भी देख लेंगे, करा दो दिल्ली में भाई, चाहे 2-2 ही पिच हो भाई, उखड़ रही हो पिच, करा दो, कोई सीन नहीं है। But the last topic, which is the hype around the World Cup, let's go through it very quickly as well and then end the podcast. क्या लगता है वर्ल्ड कप की हाइप के बारे में? क्या लगता है तुम्हें? I think recently in the past few weeks से I mean एशिया कप के बाद से थोड़ी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। Although at the same time I would say कि it's not up there, मतलब एकदम प्रॉपर उस लेवल की हाइप नहीं है। अच्छा, जो भी तुम्हारा रीजन है, try to explain the reasons behind it also. मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि सी एज अ फुटबॉल फैन फर्स्ट, क्योंकि मैं फुटबॉल ज़्यादा देखता हूँ, मैं ये कहूँगा कि जितनी हाइप फीफा वर्ल्ड कप की होती है ना, आई डोंट थिंक कि उसके पास भी हाइप है क्रिकेट वर्ल्ड कप की। इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर तो ऑब्वियसली क्रिकेट की हाइप ज़्यादा होगी,
बट मुझे लगता है कि इन जनरल जो हाइप देखने को मिलती है फॉर नहीं, but that's an unfair comparison because ग्लोबल स्पोर्ट है हाँ यार आई थिंक क्रिकेट इतना भी छोटा नहीं है, प्रॉब्ली सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट है, तो आई वुड नॉट से कि इतनी कम हाइप हो, बट अगर हम लोग सिर्फ इंडिया के अंदर भी देखें, वुड यू से कि हाइप इस टाइम पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की उतनी है जितनी 2015 में भी थी? आई थिंक वी कैन ओनली स्पीक फॉर इंडिया फर्स्टली, एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो जो पूरा ये जो 10 कंट्रीज हैं, मे बी टेक आउट नेदरलैंड्स एंड इंग्लैंड, बची हुई सारी टीम्स जो हैं, मे बी ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थी फीफा वर्ल्ड कप में, बट जनरली फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल, यूजुअली क्रिकेट का ज़्यादा हाइप होता है, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल नेदरलैंड्स में भी क्रिकेट का ज़्यादा हाइप थोड़ी होता है। नहीं, मैं तो फुटबॉल के लिए कह रहा हूँ। फुटबॉल का ज़्यादा हाइप होता है। हाँ भाई, मैं बाकी कंट्रीज के लिए कह रहा हूँ, जो बच्चे हुई 6-7 कंट्रीज हैं, सबके सब में क्रिकेट का ज़्यादा हाइप होता है हमेशा। Okay. तो आई वोंट से कि जहाँ पे इवन फॉर न्यूजीलैंड का बहुत इंटरेस्टिंग केस है, बिकॉज न्यूजीलैंड में रग्बी सबसे बड़ा। हाँ एग्जैक्टली वही। जैसे मुझे याद है जब न्यूजीलैंड 2015 में फाइनल से पहुंची थी, तब मैकलम ने शायद कहा था, किसी ने कहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल क्रिकेट के बारे में आया था। हाँ राइट, ऐसा कुछ हुआ था। तो इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल वहाँ पे, वो रग्बी से कॉम्पीट कर रहे हैं। नहीं, बट द थिंग इज ना कि प्रॉब्ली क्रिकेट इज नॉट द बिगेस्ट स्पोर्ट देयर। इज दैट स्टिल द केस दो? आई थिंक सो, रग्बी वहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट है, बट मतलब मैं अभी सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो माई पॉइंट इज कि जो यहाँ पे कंट्रीज खेल रही है वर्ल्ड कप में, उन कंट्रीज का स्पेसिफिकली बात करें तो मोर देन लाइक 10 में से कम से कम 7 के आसपास तो उनमें क्रिकेट ही ज़्यादा हाइप होती है, अस बीइंग द बिगेस्ट वन ऑफ देम, राइट। और इंडिया में तो नो डाउट हाइप रहेगी, बिकॉज सबसे बड़ा स्पोर्ट है यहाँ का। पॉइंट इज इंडिया कंपटीशन कोई और कंट्री नहीं, इंडिया खुद है। और इसलिए हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा 2011 से, जब लास्ट टाइम यहाँ पे वर्ल्ड कप हुआ था। इवन 2016 जब वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, आई बिलीव तब ज्यादा हाइप थी एज अपोज टू दिस टाइम। सेम। व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा हो रहा है? आई थिंक एक ही रीजन है इसके पीछे, वो प्रॉब्ली ये है कि आई गेस जस्ट लोगों ने देखना कम कर दिया क्रिकेट को। लाइक प्रॉब्ली व्यूअरशिप, आई हैव आल्सो एनकाउंटर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसा कह रहे हैं खुद की, वो लोग जिन देखते लोगों थे। को तुमने एनकाउंटर करा दे आर बेसिकली अर्बन्स, जो कि टियर ए सिटीज में। हाँ राइट। तो आई थिंक यू कांट रियली गेट द पल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट ऑडियंस। मतलब कहने को तो ये चीज़ कह सकते हैं, बट आई थिंक एक फीलिंग आ जाती है सबको ही जब भी हाइप होती है ना वर्ल्ड कप की। आई थिंक व्यूअरशिप बढ़ रही है ऑफ कोर्स, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है। ओके, बट आई थिंक मैं लाइव स्ट्रीम में ये बात कही थी, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इज दैट द केस दो एक्चुअली? आई जेन्युइनली फील, इज दैट रियली द केस कि व्यूअरशिप एक्चुअली में क्रिकेट की बढ़ रही है अभी भी? भाई स्टैटिस्टिकली बढ़ रही है ना। अच्छा, देयर आर स्टैट्स। आईपीएल की हर साल व्यूअरशिप बढ़ती है थोड़ी बहुत। आई थिंक कोविड के टाइम पे थोड़ी नीचे हुई थी 1-2 साल के लिए। डू यू थिंक देयर इज अ केस कि आईपीएल की प्रॉब्ली व्यूअरशिप ज्यादा होती है देन वर्ल्ड कप? नहीं, नेवर। ओके, क्रिकेट अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। ऑलवेज कंट्री का हमेशा ज्यादा होगा, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट राइट नाउ। हमारा कंपटीशन जो वरिंग साइन है वो खुद से ही है कि पिछले वर्ल्ड कप से ज्यादा हाइप की नहीं है। आई थिंक नोवेयर क्लोज। बहुत बड़ा रीजन वही है कि लोगों का विश्वास उठ रहा है, थोड़ा बहुत मन उठ रहा है, बिकॉज हम बहुत टाइम से जीते नहीं है, एंड एज इंडियन फैंस वी हैव कम टू एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम द टीम, राइटफुली सो, बट आई थिंक उसमें भी थोड़े फ्लॉज हैं। सेकेंडली द फैक्ट कि तब जब क्रिकेट हुआ था 2011 में, आई थिंक स्केर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग स्केर्स इन एन अटेंशन इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है। हाँ राइट। थोड़ा वो ऑडियंस सैचुरेशन हो गया ना, सैचुरेशन हो गया। लाइक द बिगेस्ट एग्जांपल इज कि अभी से लेके 2023 से लेके 2030 तक लगातार आईसीसी इवेंट्स है हर साल। तो मतलब अभी तो ऐसा सोचने में लगता है ना कि वर्ल्ड कप इज जस्ट अनदर टूर्नामेंट राइट। अगर अभी नहीं है, हमारी लाइव स्ट्रीम में भी एक बंदा था, उसने यही कहा था कि अभी नहीं है, 6 महीने बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप की जो भी हाइप बनी है, फर्स्टली वो एशिया कप की जीत के बाद से बनी है। सेकेंडली कि एक वो नैरेटिव लोगों के दिमाग में अब आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि वर्ल्ड कप पास आ गया। पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि भाई ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, द बिगेस्ट ट्रॉफी। और चाहे वर्ल्ड कप हर साल हो, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल में एक ही बार होता है, और सबसे ज्यादा मैटर यही करता है, और ये अपनी कंट्री में हो रहा है, और ये लास्ट चांसेस जनरेशन। एग्जैक्टली जनरेशन। तो वो सारे फैक्टर्स मिलाकर वापस आ गए, और अब थोड़ी हाइप दोबारा जनरेट हो रही है, एंड होपफुली जब वर्ल्ड कप जीतेंगे तो भाई मतलब शायद वो इंटरेस्ट दोबारा रिजुविनेट। मुझे लगता है वो जनरेशन वाली चीज तो इसलिए आ रही क्योंकि अश्विन एकदम से वापस आ गया, तो एक कहीं ना कहीं वो चीज आ रही है कि 2011 वाले लोग अब वापस। आई थिंक पीपल डोंट रियलाइज इट, बट अश्विन का वापस आना हाइप में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। और पता मुझे ये भी लगता है कि जो इस बार हम लोग WBC फाइनल हारे हैं ना, उसके बाद से अश्विन के करियर को एक अनवारंटेड बूस्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ पीपल सपोर्टिंग हिम। पब्लिक आई में बहुत गुडविल बढ़ गई है अश्विन की।
especially the way he carried himself after that World Cup, after the WTC final as well. I think अश्विन का इंक्लूजन भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइप में, क्योंकि काइंड ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा वगैरह की थोड़ी गंदी इमेज भी बनती जा रही है, और ये लोग आपस में इतना लड़ते रहते हैं इनके फैन बेसेस. अश्विन थोड़ा फ्री उन चीज़ों से. सो नाइस टू सी. होपफुली ये जो हाइप बन रही है इसका एक अच्छा रिजल्ट भी आएगा, जिसकी हम प्रेडिक्शंस करेंगे इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. द टाइम हैज कम. आई थिंक वी हैव डिसाइडेड कि हम प्रेडिक्शंस करने वाले हैं. इफ इट वाज नॉट क्वाइट ऑब्वियस ऑलरेडी, although it was not that quite obvious to us also. पॉडकास्ट में कहाँ बोला हमने अभी तक. नहीं मतलब हम इतनी बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि लोगों को लग रहा हो, बट हम खुद भी श्योर नहीं थे. राइट. बट नाउ वी आर श्योर काइंड ऑफ. वी वुड लाइक टू टेस्ट आवरसेल्व्स वन मोर टाइम एंड होप कि अगर हम लोग इंडिया बोले तो इंडिया जीत जाए, और अगर ना बोले तो भी जीती जाए भाई. तो जो भी रिजल्ट हो बस इंडिया जीत जाए. ओके, लेट्स सी. बाकी होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट. मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो भी बेसिक वो रिचुअल्स होते हैं वो करते रहो. बाकी नेक्स्ट वीडियो कहाँ होनी चाहिए? नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो.